हारुतो को काफी बुली किया जाता था। इसी वजह से उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। उसे स्कूल से नफरत हो चुकी थी और अब वो बस घर में ही पड़ा रहता है। उसे इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि उसकी जिंदगी थोड़ी सी भी बेहतर होगी और ना ही उसकी जिंदगी के कोई गोल्स हैं। तभी अचानक से उसके मोबाइल की स्क्रीन चमकने लगती है और उसके सामने एक लड़की आती है जो उसे कांग्रेचुलेट कर रही थी। वो कहती है कि तुम्हें रीइंकार्नेशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। ये सुन के वो समझ जाता है कि वो अपने कमरे में पड़ा पड़ा ही मर चुका है। पूरा एनीमे देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हाइप कर देना। अब वो गॉडेस उसे बताती है कि जिस नई दुनिया में तुम जा रहे हो वहाँ पे मैजिक ही सब कुछ है, इसीलिए मैं तुम्हारे स्किल्स को काफी ज्यादा ओवरपावर्ड कर रही हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन वहाँ पे काफी आसानी से कटेगा। ये सुन के वो सोच रहा होता है कि अगर सच में मेरा दूसरा जन्म होने वाला है तो मैं इस बार उसे बहुत अच्छे से और शांति से जीना चाहूंगा। जिसके बाद गॉडेस उसे रीइंकार्नेट कर देती है और उसका जन्म हो जाता है। जो उसके पापा हैं वो एक राजा हैं और उसे देख के किंग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो उनका एक लौता बेटा है और किंग अभी से ही उसका मैजिक नापना चाहते हैं। वो क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा चमक रहा होता है। किंग को लगता है कि उसके बेटे का लेवल कम से कम 50 या फिर 60 तो होगा ही, पर जब वो ग्लो करना बंद होता है तो वहाँ पे सिर्फ लेवल 2 लिखा हुआ था और वो सिर्फ एक ही मैजिक यूज कर सकता था, बैरियर मैजिक। ये सुन के किंग सदमे में आ जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर जनता को पता लग गया कि उनका बेटा इतना ज्यादा कमजोर है तो वो क्या सोचेंगे। इसीलिए क्वीन और किंग डिसाइड करते हैं कि वो सारी जनता में ये बात फैला देंगे कि उनका बेटा पैदा होते ही मर गया और वो इस लड़के को किसी जंगल में फेंक आएंगे। उनकी बातें सुन के प्रोटैगनिस्ट सोच रहा होता है कि भाई अभी अभी तो मैं पैदा हुआ था और अभी से मेरी किस्मत मेरी लंका लगाने वाली है। वहीं गॉडेस काफी परेशान हो रही थी क्योंकि उसने एमसी को इतनी ज्यादा पावर दे दी कि वो उनके मीटर में आ ही नहीं रही है, क्योंकि उनकी दुनिया में पावर को सिर्फ 2 डिजिट में नापा जाता है और इसी वजह से वो लोग उसकी पावर को गलत नाप रहे हैं और ऊपर से गॉडेस उसे एलिमेंट देना भी भूल गई है। फिर हमें पता चलता है कि गॉडेस ने हारुतो को 1002 लेवल दी है। फिर उसे जंगल में फेंक दिया जाता है और वो बेचारा सोच रहा होता है कि आखिर मैं करूं क्या, क्योंकि इस बॉडी में वो हिल भी नहीं पा रहा है। फिर इसे याद आता है कि असेसमेंट के दौरान बताया गया था कि उसके पास बैरियर मैजिक है, तो वो उसी का यूज करने लगता है और अपनी इमेजिनेशन से अलग अलग शेप्स बना रहा होता है। इसके बाद वो बैरियर अपने ऊपर लगा लेता है जिसकी मदद से वो हवा में उड़ने लगा था, पर तभी एक बहुत बड़ा जानवर उस पर हमला कर देता है, पर वो अपने बैरियर की वजह से आराम से बच जाता है। पर अब हारुतो को गुस्सा आ गया था और वो बहुत सारे छोटे छोटे बैरियर्स बनाता है और वुल्फ पे हमला करने लगता है, पर इतनी चीजों से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो इस बार वो बाकी बैरियर्स को पेड़ों पे लगा देता है और उन्हीं से वुल्फ्स को मारने लगता है, लेकिन इसके बाद भी वो वुल्फ वापस से खड़ी हो जाती है। ये देख के हारुतो का दिमाग खराब हो गया था। वो एक बड़ी सी जमीन को उठाता है और उसके ऊपर मारने लगता है। तभी वुल्फ घबरा जाती है और कहती है कि रुक जाओ, मैं सरेंडर कर रही हूँ। वो हैरान था कि ये वुल्फ बोल सकती है। इसके बाद वो वुल्फ उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, आखिर तुम हो कौन। पर क्योंकि वो बच्चा था इसी वजह से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो अपने बैरियर को गले में लगाता है जिससे वो बात करने लगता है। उसका नाम किंग ने रैन हार्ट रखा था, पर वो उसे अपना नाम हारुतो बताता है और कहता है कि मैं किंगडम में रॉयल फैमिली में पैदा हुआ था, पर मेरा लेवल कम होने की वजह से मुझे यहाँ फेंक दिया। वो वुल्फ कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, जहाँ तक मैं देख सकती हूँ तुम्हारे अंदर तो किसी भी ह्यूमन से काफी ज्यादा मैजिक पावर है। एक सेकंड, कहीं तुम डीमन किंग तो नहीं हो। हारुतो सोचता है कि ये मुझे डीमन किंग कह रही है, जबकि मेरी पिछली जिंदगी झंड हो रखी थी, लेकिन ये बात वो उसे नहीं बताना चाहता था। वो कहता है कि हाँ, मैं डीमन किंग ही हूँ। ये सुन के वुल्फ डर जाती है और कहती है मैं हार मानती हूँ, तुम मुझे मार दो। पर हारुतो कहता है नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला जब तक कि तुम मुझे नुकसान न पहुँचाओ। फिर वो कहती है मैं फ्लेम फेंडर कसम खाती हूँ कि मैं ऐसा फिर से दोबारा नहीं करूंगी। इसके बाद हारुतो वहाँ से जाने लगता है और कहता है फ्ले, हम बाद में मिलते हैं। पर फ्ले उसे रोकती है और कहती है कि आपने मेरी जान को बख्शा है और मुझे नया नाम भी दिया है, उसकी वजह से हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है और आप अब से मेरे मास्टर हो। हारुतो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो जमीन पे गिर जाता है। फ्ले के पूछने के बाद वो बताता है कि मैं अभी बच्चा हूँ, मुझे भूख लगी और दूध पीना है। फ्ले कहती है ठीक है मास्टर, मैं उसका कुछ इंतजाम करती हूँ, और वो अपने मैजिक से अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। पर क्योंकि वो बिना कपड़ों की थी इसलिए हारुतो उसे देख के शर्मा जाता है और अपने बैरियर मैजिक से उसको कपड़े पहना देता है। फ्ले उससे माफी मांगती है क्योंकि वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसके बाद फ्ले नोटिस करती है कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है। हारुतो उसके साथ एक बैरियर कनेक्ट कर देता है जिसकी मदद से वो एक दूसरे से बातें कर पाएंगे। इसके बाद वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और कहता है कि मैं उस बच्चे को लेने आया हूँ, जिसके लिए फ्ले मना कर देती है। वो बंदा कहता है कि तुम्हारे पास क्या हक है मुझे मना करने का। जिसके बाद फ्ले बताती है कि ये अब मेरे मास्टर हैं, यानी इनके ऊपर अब मेरा हक है। फ्ले उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है कि इस बच्चे के साथ क्या होगा। वो बताता है कि एक बार उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी पर उसका बच्चा पैदा ही नहीं हो पाया और इस बेचारे बच्चे को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि इसका मैजिक पावर कम है। हर एक बच्चा जो कि इस दुनिया
दुनिया में आता है उसे ये हक है कि उसे एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका दिया जाए। ये सारी बातें सुन के फ्ले रोने लगती है। इसके बाद वो बंदा कहता है कि अगर ये तुम्हारा मास्टर है तो मैं तुम्हें इसका पर्सनल अटेंडेंट बनने दूंगा। इसके बाद वो बंदा हारुतो की टोकरी को तोड़ देता है और उस पर ब्लड डाल देता है ताकि सबको लगे कि वो मर गया है, और वो उन दोनों को अपने साथ ले आता है। इसके बाद 9 साल बीत जाते हैं और अब हारुतो उसी को फादर बुलाता है। साथ में उसकी माँ और बहन भी थी। उसकी जिंदगी यहाँ पे मस्त कट रही थी, लेकिन उसको बस एक प्रॉब्लम थी कि उसकी छोटी बहन चार्लेट उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो फ्ले को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, जो देख के हारुतो जेलस फील करता है। चार्लेट उसके साथ खेलते हुए काफी खुश दिख रही थी। वहीं हारुतो ये सब खिड़की से देख के दुखी हो रहा था। तभी उसकी मॉम वहाँ पे आती है और कहती है कि तुम ये सब सोच के परेशान मत हो। चार्लेट को नहीं पता कि तुम्हारी एज वाले लड़कों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। ये सुन के हारुतो को लगता है कि कहीं उसे पता तो नहीं लग गया कि मैं 30 साल का हूँ। मुझे अब समझ आया कि वो मेरे साथ क्यों नहीं खेलती। पर उसकी मॉम उसे एडवाइस देती है कि क्यों ना तुम चार्लेट के लिए कुछ स्पेशल करो, क्योंकि ये किंगडम तुम्हारा ही होने वाला है। तो रूम में दिन भर बंद रहने की जगह चार्लेट के साथ खेला करो। इसके बाद रूम में हारुतो सोच रहा होता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है, पर अगर वो यहाँ से गया तो फ्ले भी उसके साथ जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो चार्लेट उससे और भी ज्यादा नफरत करेगी। पर अगर वो यहीं रहा तो वो लोग पता नहीं उससे क्या क्या करवाएंगे। हारुतो ने 9 साल लगा के अपनी एक कॉपी बना ली थी ताकि वो इस कॉपी को यहाँ छोड़ के खुद यहाँ से चला जाए। पर अभी तक तो वो बात भी नहीं कर सकता था और ना ही कुछ सोच सकता था। पर फिर उसे याद आता है कि उसे तो फ्ले की भी कॉपी बनानी पड़ेगी, जो सोच के उसका दिमाग खराब होने लगा था। तभी उसके डैड उसे नीचे बुलाते हैं क्योंकि हारुतो का माना लेवल लो है, इसीलिए वो उसे बाकी स्किल सिखाना चाहते हैं। इसके बाद वो दोनों तलवारबाजी शुरू कर देते हैं और हारुतो मन ही मन में सोच रहा था कि मेरे डैड तो एक सीजन्ड वॉरियर हैं, आखिर मैं एक भी हिट उनके ऊपर कैसे लैंड करूं। और वो खुद को चोट से बचाने के लिए अपने ऊपर बैरियर लगा देता है और सीधा उन पर हमला कर देता है, जिसको उसके डैड डॉज कर लेते हैं। पर हारुतो की तलवार टूट जाती है और नीचे एक गड्ढा हो जाता है। ये देख के उसके डैड हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो उस पर हमला करते हैं और उसे डॉज करने को कहते हैं, जिसे हारुतो आसानी से डॉज कर लेता है। ये देख के उसके डैड हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस अटैक को सिर्फ वही डॉज कर सकता है जिसका लेवल 30 से ऊपर हो। वो हारुतो से पूछते हैं कि तुमने सब कैसे किया, पर हारुतो को भी नहीं पता था कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। उसे हमेशा से लगता था कि उसका लेवल 100 से ऊपर है, पर जब भी वो चेक करता था उसका लेवल हमेशा 2 दिखाता था। और ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन ज्यादा से ज्यादा 77 लेवल तक ही जा सकते हैं। उसे लगता है क्योंकि उसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, इसीलिए वो मैजिक को इतना एफिशिएंटली यूज कर सकता है। इसके बाद उसके डैड कहते हैं कि शायद ये बस एक तुक्का होगा। ये सब चार्लेट भी छुप कर देख रही थी। इसके कुछ टाइम बाद गोल्ड अपनी बीवी को बता रहा होता है कि उसे लगता है कि हारुतो एक डीमन है। हारुतो के डैड कहते हैं कि सीक्रेट फैमिली रिकॉर्ड में एक ऐसे आदमी के बारे में बताया गया है जिसने डीमंस के साथ संबंध बनाए थे, पर डिमोनिक ट्रेट के साथ पैदा होना काफी रेयर है। हारुतो की मॉम कहती है पर उसके तो कोई सींग भी नहीं है, जिस पर गोल्ड कहता है कि ऐसा कहा जाता है रॉयल साइन में कुछ सीक्रेट पावर्स हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और शायद इसी वजह से फ्ले जैसी डीमन हारुतो को प्रोटेक्ट करती है। ये सब सुन के हारुतो की मॉम परेशान हो जाती है और कहती है कि हमारा बच्चा एक नॉर्मल ह्यूमन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये सुन के वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हमारे बच्चे को अच्छी जिंदगी देंगे। वहीं उनकी सारी बातें चार्लेट भी सुन लेती है। कुछ दिनों बाद हारुतो बेड पे लेटा हुआ था और वो सोच रहा होता है कि डैड आजकल काफी बिजी हो चुके हैं। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। यहाँ काफी सारे सोल्जर्स घायल पड़े हुए हैं। वो अपने डैड से जाकर पूछता है कि क्या हुआ। वो उसे बताते हैं कि हमारे किंगडम में डाकू घुस आए हैं और उनकी चोरियां लगातार बढ़ती जा रही है। जब हमें उनके बेस का पता चला तो हम उन पर हमला करने चले गए, पर उन्हें हमारे हमले के बारे में पहले से पता था। उन्होंने हमारे सोल्जर्स पे पीछे से वार किया। हारुतो के डैड काफी मायूस हो चुके थे क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लापरवाही की वजह से उनके काफी सारे सोल्जर्स की जानें चली गई। तभी वहाँ पे फ्ले आ जाती है और उन सभी का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुम चोरों से हार गए। लेकिन ये बात सुन के हारुतो को गुस्सा आ जाता है और वो फ्ले से अपना मुंह बंद रखने को कहता है, जिसके बाद हारुतो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते ही वो सभी के ऊपर अपने बैरियर्स लगा रहा था, जिसकी मदद से वो सभी को हील कर देता है और सभी सोल्जर्स की चोट उसने काफी जल्दी ठीक कर दी थी। ये सब देख के गोल्ड काफी हैरान हो जाता है और उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। रात को भी फ्ले हारुतो के रूम के बाहर ही थी, तो वो दरवाजा खोलता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, पर फ्ले कोई जवाब नहीं देती। फिर हारुतो को याद आता है कि उसने ही उसे उसका मुंह बंद रखने को कहा था। वो कहता है मुझे माफ करना, उस वक्त मैं गुस्से में आ गया था, अब तुम बोल सकती हो। जिसके बाद फ्ले भी उससे माफी मांगती है। इसके बाद हारुतो अपने मैजिक से उन चोरों की लोकेशन देखने लगता है और वो देखता है कि वो सभी काफी मजे में थे। इसके बाद वो दोनों उन चोरों को खत्म करने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं और ये सब चीजें चार्लेट देख लेती है। वो सभी चोर सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उनका लीडर कहता है कि अभी इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो, अभी तो हमें
हमें गोल्ड को खत्म करना है और उसके बाद हम लोग अपने होमलैंड वापस चले जाएंगे। वहीं हारूटो और फ्ले उनकी सभी बातें सुन लेते हैं। हारूटो अपने बैरियर का यूज करता है, जिसकी वजह से वो सब बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहे होते हैं। वो एक चोर को दीवार पे पटक देता है और बाकी सभी से कहता है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। जिसके बाद हारूटो को पता लगता है कि वो सभी उनके पास वाले एम्पायर के सोल्जर्स हैं, जो कि चोर बन के इस किंगडम में आए हैं ताकि वो इस किंगडम को अंदर से तबाह कर पाएं। वो बताते हैं कि उनका कोई साथी यहाँ पे है जिसने उनकी मदद की थी बॉर्डर को क्रॉस करने में। ये सब सुन के हारूटो सोचता है कि इस किंगडम में जरूर कोई ऐसा है जिसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है और वो उसके डैड को मारना चाहता है। जिसके बाद हारूटो फ्ले से कहता है कि वो इस सारी जगह को जला के राख कर दे। जिसके बाद वो इस जगह को आग लगा देते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वो अपने डैड को एक अनोनिमस लेटर भेज देता है, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसे समझाने के लिए। अगले दिन एक बंदा वो लेटर पढ़ के सुनाता है। ये सुन के गोल्ड कहता है कि हमारे बॉर्डर्स पे तो इतनी कड़ी सुरक्षा है, आखिर हमारे सोल्जर्स ने ऐसा कैसे होने दिया। तभी चार्लेट पूछती है कि उन्हें किसने मारा होगा। गोल्ड कहता है कि और कौन होगा, उस जगह पे आग लगी हुई थी तो वो जरूर फ्ले ही होगी। उसका मैजिक पावर मुझसे भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अब चार्लेट वहाँ से जाने लगती है और फ्ले के पास जाके पूछती है कि क्या दो हारूटो हैं। फ्ले कहती है ये कैसा सवाल है, तुम्हारे सर पर चोट लगी है क्या। चार्लेट बताती है कि उसने फ्ले और हारूटो को बाहर उड़ते हुए देखा था, पर ऐसा तो इम्पॉसिबल है क्योंकि हारूटो के पास इतना माना नहीं है कि वो उड़ सके। और जब वो हारूटो के रूम में गई थी तो उसने वहाँ पे हारूटो को सोते हुए देखा, लेकिन उसे वहाँ पे हारूटो का वो डरावना माना सेंस नहीं हुआ। फ्ले कहती है कि तुम हारूटो की पावर को सेंस कर सकती हो, ये काफी इम्प्रेसिव है। वो बताती है कि लॉर्ड हारूटो के पास बचपन से ही काफी ज्यादा माना है और वो इतने ज्यादा ओवर पावर्ड है कि उनकी शक्तियाँ ह्यूमन लिमिट से भी काफी ज्यादा है। यहाँ तक कि मेरे जैसा डीमन भी उनके सामने कुछ नहीं है। चार्लेट उससे पूछती है तो क्या तुम्हें पता है कि हारूटो असल में है क्या। फ्ले कहती है कि हाँ, पर मैं तुम्हें बता नहीं सकती। उसके बाद फ्ले हारूटो को सब कुछ बता देती है, जो भी बातें उसने चार्लेट से की थी। हारूटो कहता है उसने मुझे रात को उड़ते हुए भी देख लिया और साथ ही मेरे क्लोन को भी। चार्लेट को मुझ पे शक हो गया है और इसी वजह से वो चार्लेट पे एक सर्वेलेंस बैरियर लगा देता है और साथ ही अलार्म भी लगा देता है, जिससे उसे हमेशा पता रहेगा कि वो आखिर है कहाँ। फ्ले उससे पूछती है कि आखिर दो हारूटो कैसे हो सकते हैं, पर हारूटो कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो। रात को हारूटो सुसु करने के लिए उठता है, लेकिन चार्लेट भी उसका पीछा कर रही थी। वो रुकता है और उससे पूछना चाहता है कि आखिर वो कर क्या रही है, पर उसके मुड़ते ही चार्लेट डर के वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद काफी दिनों तक चार्लेट उस पर छुपकर नजर रख रही थी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और हारूटो को पता लगता है कि उसकी मॉम और चार्लेट एक ट्रिप पर जा रहे हैं। पर हारूटो को डर था कि एम्पायर में से कोई उसकी मॉम और बहन पर हमला न कर दे और इसी वजह से वो उन पर नजर रख रहा था। तभी वो अलार्म बज जाता है जो उसने चार्लेट पे लगाया था और हम देखते हैं कि उनके ऊपर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया है और वो उनके सभी गार्ड्स को मार देते हैं। और हारूटो की मॉम, जिनका नाम नटेलिया है, वो सोचने लगती है कि आखिर इंपीरियल सोल्जर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो उस पे अपने मैजिक से हमला करने लगते हैं। वो उनके अटैक्स को रोकने की कोशिश करती है, पर अपनी बेटी को बचाने के दौरान एक हमले से वो घायल हो जाती है। तभी चार्लेट के कान के पास एक बैरियर आ जाता है और वो उस बैरियर की आवाज सुनकर मॉम को डायरेक्शंस बताने लगती है। जिसके बाद वो एक खाई के पास आ जाते हैं और चार्लेट उसे कूदने को कहती है और इसके बाद वो एक गुफा में पहुंचते हैं। नाटेलिया चार्लेट को वहीं रुकने को कहती है और उसे लगता है कि जो उसे डायरेक्शन दे रहा है वो जरूर हीरो ऑफ जस्टिस होगा। वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। केव के बाहर आने के बाद वो देखती है कि वो केव एक इल्यूजन मैजिक से बना था। तभी वो नाइट्स वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन चार्लेट खुद को कैप्चर होने नहीं देना चाहती थी। वो अपनी जान लेने वाली थी, लेकिन तभी उसका चाकू टूट जाता है और उसे करंट लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसी वक्त वहाँ पे हारूटो भी पहुंच जाता है। इसके बाद हारूटो गुस्से में उन सभी नाइट्स पे हमला करता है, जिससे वो सभी उड़ते हुए जाते हैं और पेड़ से टकरा जाते हैं। हारूटो अपनी मॉम को केव के अंदर लेके जाता है और चार्लेट से कहता है कि ये बेहोश हो गई हैं, पर ये बिल्कुल ठीक है। अगर तुम यहाँ पे वेट करोगी तो मदद जरूर आ जाएगी। चार्लेट को फिर से हारूटो का डरावना मैजिक फील हो रहा था। वो मुड़ के हारूटो को थैंक्स बोलती है। उसने हारूटो का नाम लिया था, इसलिए हारूटो थोड़ा शॉक था। चार्लेट उससे पूछती है क्या तुम सच में हीरो ऑफ जस्टिस हो, लेकिन हारूटो को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रही है। पर क्योंकि ये उसकी छोटी बहन से पहली कन्वर्सेशन थी, इसीलिए वो इसे खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए वो कह देता है कि हाँ, वो मैं ही हूँ। चार्लेट कहती है कि मॉम ने मुझे बताया था कि हीरो ऑफ जस्टिस के पास बहुत सारी पावर्स होती है क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए, पर मैं भी कितनी गंदी हूँ, मैं अभी तक तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। लेकिन हारूटो कहता है कि वो इन सब बातों को सीक्रेट रखे, जिसके लिए चार्लेट मान जाती है। इसके कुछ टाइम बाद एक आदमी आके हारूटो के डैड को बता रहा होता है कि नाटेलिया और चार्लेट बिल्कुल ठीक है
फ्रे अब उन्हीं के साथ है और वो जल्दी ही किंगडम में वापस आ जाएंगे। इसके बाद हारुतो के डैड उससे पूछते हैं कि इन सब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। हारुतो कहता है कि ऐसा लगता है ये हीरो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है, पर शायद जब भी ये इंपीरियल सोल्जर उन पर हमला करेंगे वो वापस जरूर आएगा। हारुतो के डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये बात कैसे पता कि वो इंपीरियल सोल्जर्स थे। तो हारुतो बहाने बनाने लगता है और कहता है कि मैंने तो बस गैस किया था। फिर वो बोलने लगता है कि आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी होते हुए भी वो अंदर कैसे आ गए। वो अपने डैड को इशारा देना चाह रहा था और उसके डैड समझ जाते हैं कि कोई अंदर वाला ही है जो कि उनकी मदद कर रहा है। उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी बातें सुन के कभी कभी यकीन नहीं होता कि तुम सिर्फ एक 9 साल के बच्चे हो। हारुतो मन में कहता है कि ऐसा तो लगेगा ही, क्योंकि रियलिटी में मेरी उम्र काफी ज्यादा है। इसके बाद चार्लेट और नटेलिया वहाँ पे सेफली पहुँच जाते हैं। पहले चार्लेट अपने पापा से मिलती है, पर उसके बाद वो जाके हारुतो के गले लगती है। ये देख के उसके पेरेंट्स काफी हैरान होते हैं, पर चार्लेट कहती है कि हारुतो मेरा एक लौता भाई है, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। हारुतो की छोटी बहन पहली बार उसके गले लग रही थी, इससे वो काफी ज्यादा खुश था। लेकिन ये देख के फ्ले जेलस फील करती है और कहती है कि मेरे मास्टर से दूर हटो। इसके बाद चार्लेट रोज ही उसके रूम में पहुंच जाती है और उसके साथ खेलना चाहती है। ऐसे ही एक दिन चार्लेट हारुतो को सर्वेलेंस मैजिक यूज करता हुआ देखती है और उसकी काफी तारीफ करती है। हारुतो बोलता है कि हाँ, ये काफी कमाल का तो है, पर ऐसे एंशिएंट मैजिक को सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसकी सारी जानकारी लॉस्ट हो चुकी है। पर चार्लेट उसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लाइब्रेरी में अभी भी कुछ बुक्स पड़ी हुई है, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके चलती हूँ। अब चार्लेट उसे लाइब्रेरी में ले जाती है और उसे काफी सारी बुक्स उठा के दे देती है। उन बुक्स में हारुतो पढ़ता है कि एंशिएंट मैजिक्स नॉन एलिमेंटल होते हैं, और इतनी चीजें पढ़ने के बाद उसे लगने लगा था कि शायद उसका बैरियर मैजिक भी एंशिएंट मैजिक से रिलेटेड है। जब वो दोनों बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो हारुतो ये पढ़ के काफी हैरान होता है कि यहाँ के गॉड एक दुनिया से दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो सकते हैं। वो बोलता है कि ये सब तो मैंने एनिमे में देखा था। चार्लेट उससे पूछती है कि आखिर ये एनिमे क्या है। वो उसे सब कुछ समझाने लगता है कि वो कैसे बनती हैं। ये सुन के चार्लेट भी एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है कि मुझे भी एनिमे देखना है। 2 हफ्ते बाद हारुतो ने किसी तरह से मॉडर्न जापानीज इंटरनेट से कनेक्शन बिठा लिया था, जहाँ वो चार्लेट को एक एनिमे दिखाता है। चार्लेट पिक्चर्स को मूव होता हुआ और उन्हें बोलता हुआ देख काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की बोल क्या रही है, क्योंकि वो जापानीज लैंग्वेज में था। अब चार्लेट के कहने पर हारुतो से जापानीज सिखाने को तैयार हो जाता है, पर उसे लगता है कि वो सिर्फ 5 साल की है तो ये उसके लिए काफी मुश्किल होगा। लेकिन चार्लेट काफी जल्दी जापानीज सीख रही थी। ये देख के हारुतो को लगता है कि ये लड़की तो एकदम जीनियस है। अब 2 हफ्ते के अंदर ही चार्लेट जापानीज सीख जाती है और अब वो अपना ज्यादातर टाइम एनिमे देखने में बिता रही थी। हारुतो को लगता है कि किसी बच्चे के लिए इतना ज्यादा एनिमे देखना ठीक नहीं होगा। चार्लेट को रोकने के लिए बड़े भाई होने के तौर पे उसे स्ट्रिक्ट होना होगा। जब चार्लेट अगला एपिसोड देखने जा रही होती है तो वो उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम एक दिन में बस 3 घंटे देख सकती हो, ये बच्चों के लिए हेल्दी नहीं है। चार्लेट कहती है पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हारुतो मना कर देता है। इसके कुछ दिन बाद हारुतो के डैड सोल्जर्स के साथ चोरों को मारने निकल पड़ते हैं, पर चार्लेट अपने फादर के लिए परेशान है और वो हारुतो से कहती है कि वो जाके उनकी मदद करे। हारुतो मान जाता है। फिर वो उसे एनिमे के हीरो की तरह ट्रांसफॉर्म होने को कहती है और हारुतो को ये बात भी माननी पड़ती है और अब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी हाइट भी बढ़ गई थी। अब चार्लेट उसके साथ जाने की जिद करने लगती है, पर हारुतो उसे मना करता है और उससे कहता है कि तुम यहीं से देख लेना। हारुतो उन चोरों को ढूंढ के अपने बैरियर मैजिक से उन सभी को एक जगह रोक देता है। वो उन सभी को ऐसे ही छोड़ के जाने वाला था, पर फिर वो सोचता है कि चार्लेट उसे लड़ता हुआ देखना चाहती होगी, तो वो जाके उन चोरों की कुटाई कर देता है और बड़ी ही जल्दी सभी को मार गिराता है। उसी वक्त उसके डैड भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद उसका नाम पूछते हैं। हारुतो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले, इसलिए वो बोल देता है कि मेरा नाम अभी पेंडिंग में है। गोल्ड उससे पूछता है कि वैसे क्या वो तुम ही हो जिसने मेरी बेटी और मेरी वाइफ को बचाया था। हारुतो कहता है हाँ शायद, पर याद नहीं आ रहा। गोल्ड कहता है तो कम से कम मुझे ये तो बता सकते हो कि आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो, तुम्हारा मकसद क्या है। हारुतो कहता है कि मेरा बस एक ही मकसद है और वो है जस्टिस। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। जब वो घर आता है तो उसकी हालत बहुत खराब थी, पर चार्लेट को ये सब देख के काफी मजा आया था। वो उससे पूछती है कि तुम दोबारा कब जाओगे। हारुतो मन ही मन में सोचता है कि क्या अब मुझे ये सब बार बार करना पड़ेगा, और चार्लेट की वजह से हारुतो बार बार पावर रेंजर बन के गुंडों से लड़ने जाता है और ब्लैक नाइट के नाम से फेमस हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद हारुतो ने फाइनली अपनी कॉपी को बोलने और चलने लायक बना दिया था। वो कुछ चीजें बोलने भी लगा था जो कि हारुतो ने उसके अंदर प्रोग्राम की थी, लेकिन ये सब करने के लिए उसे काफी सारी बुक्स पढ़नी पड़ी, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो गया था और अब वो बेचारा थक के सो गया था। तभी चार्लेट उठ जाती है और कहती है कि दो हारुतो, इनमें से मेरा वाला कौन सा है। हारुतो कहता है कि दोनों में से कोई सा भी नहीं। तभी हारुतो की मॉम उसे बुलाने लगती है। हारुतो अपने क्लोन से पूछता है कि क्या तुम मेरे बदले चले जाओगे, पर वो मना कर देता है। वहाँ प्रिंस लायस और प्रिंसेस मरियाना आए थे, जिनका स्वागत पूरी गोल्ड फैमिली कर रही थी। वो प्रिंस काफी ज्यादा बदतमीज था, जिसे देख के हारुतो कहता है कि
ये तो मेरे सगे भाई बहन है। मारियाना लायस को बदतमीजी करने से मना करती है, लेकिन लायस उसकी भी इंसल्ट करता है क्योंकि वो अगला किंग बनने वाला है और इसीलिए वो किसी को भी अपने बराबर नहीं समझता। तभी प्रिंस हारुतो को देखता है और कहता है कि तुम वही हो ना जिसे कि ऑर्फनेज से उठा के लाए थे। उसे पता था कि हारुतो की लेवल सिर्फ 2 है और इसीलिए वो उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। इसके बाद वो दोनों आमने सामने होते हैं। लायस कह रहा होता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हारुतो उसका लेवल चेक करता है और वो देखता है कि उसका लेवल सिर्फ 9 है और वो मैक्सिमम 40 लेवल तक जाएगा। वहीं उसके डैड का लेवल 32 है और प्रिंसेस मारियाना अभी लेवल 14 पे है। चार्लेट ने उसे बताया था कि इस दुनिया में जिसका लेवल सबसे ज्यादा था वो भी 77 लेवल पे ही था। इसके बाद लायस उस पर हमला कर देता है, पर हारुतो आसानी से उसके हमले को डॉज कर लेता है। ये देख के लायस कहता है कि ऐसे डॉज मत करो, जिसके बाद हारुतो अपने ऊपर बैरियर लगा लेता है और डॉज करना बंद कर देता है। वो उससे थोड़ी पिटने की एक्टिंग कर रहा था, पर जैसे ही लायस बोलता है कि मेरा सामना करो, हारुतो कहता है कि जैसा आप कहें और उसके टकले पे जोर से मारता है, जिससे वो जमीन पे गिरता है। ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं। लायस फिर से खड़ा होता है, लेकिन हारुतो उसे फिर से नीचे गिरा देता है। प्रिंसेस गोल्ड से पूछती है कि क्या ये सच में लेवल 2 पर ही है। गोल्ड कहता है पता नहीं कि आखिर वो लेवल 2 पर होकर भी ये सब कैसे कर लेता है, मैं भी आज तक इसे नहीं समझ पाया हूँ। इसके बाद प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वो हारुतो पे फायर बॉल से हमला कर देता है, लेकिन हारुतो अपने बैरियर का यूज करके उसकी फायर बॉल को अब्सॉर्ब कर लेता है। लायस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और वो लगातार उस पर फायर बॉल से हमला करता है, लेकिन उसका एक भी अटैक हारुतो तक पहुंचता ही नहीं। लायस ये सब देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हारुतो कहता है कि ये मेरा मैजिक है। वो बोलता है कि तुम्हारा लेवल सिर्फ 2 है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये तुम्हारा मैजिक हो। हारुतो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम्हें तुम्हारा मैजिक वापस चाहिए, और वो उसके सारे फायर बॉल्स को कंबाइन करके उसी पे अटैक करने वाला होता है। हारुतो की पावर देखकर लायस अपने घुटने टेक देता है और प्रिंसेस अपने भाई की हरकतों के लिए उससे माफी मांगती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा लेवल सच में 2 है। हारुतो कहता है हाँ और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से आने के बाद हारुतो सोच रहा था कि आखिर रॉयल कैपिटल को कैसे पता लगा कि मेरा लेवल सिर्फ 2 है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में पता लगा रहे हो और मुझ पर नजर रखी हुई हो। अगले दिन चार्लेट कुछ चोरों को देखती है और हारुतो को उन्हें रोकने को कहती है। तभी फ्ले भी वहाँ पे आ जाती है और वो उसके साथ जाना चाहती थी। तभी चार्लेट भी कहती है कि उसे ले जाओ, क्योंकि हीरो जब मुसीबत में पड़ता है तो उसका पार्टनर आके उसे बचाता है। ऐसा हर स्टोरी में होता है, लेकिन हारुतो उसे ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो दोनों जिद करने लगते हैं तो उसे मानना ही पड़ता है। वो जाने से पहले फ्ले को बोलता है कि वो कोई भी खून खराबा नहीं करेगी, क्योंकि चार्लेट उन्हें देख रही होगी। इसके बाद हारुतो उन चोरों के पास पहुंच जाता है और उसके साथ में फ्ले भी अपनी एंट्री लेती है और कहती है मैं हूँ क्रिम्सन नाइट। और हारुतो के मना करने के बावजूद भी वो उन लोगों को आग में भूनने लगती है, लेकिन हारुतो अपने बैरियर से उन्हें बचा लेता है और फ्ले के हथौड़ा मार के बोलता है कि मैंने कहा था ना कि कोई भी खून खराबा नहीं चलेगा। वो कहता है कि तुम रहने दो, इन्हें मैं देख लूंगा। अब हारुतो काफी थकी हुई हालत में घर आता है, पर चार्लेट उन्हें देख के काफी ज्यादा खुश थी। वो फ्ले को हीरो वाले पोजेस बताने लगती है। इसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं, जो कि हारुतो से हारने के बाद काफी गुस्से में है। तभी एक बंदा वहाँ पे आता है और उसे खाने के लिए बुलाता है। वो उससे कहता है कि कल के टूर पे चार्लेट को भी इनवाइट करना है, लेकिन प्रिंस उसे साथ में नहीं ले जाना चाहता था। पर वो बंदा कहता है कि ये सारे ऑर्डर्स किंग के हैं। और अगले सीन में हम चार्लेट को देखते हैं, उसके साथ में हारुतो का क्लोन था। वो हारुतो के लिए खाना लेके आई हुई थी। तभी उसका क्लोन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे वहाँ पे खाना खाने के लिए भेज दिया। वो मेरे लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। एक तो वो बेचारा खाना नहीं खा सकता और ऊपर से उसके अंदर सारी फीलिंग्स हारुतो वाली है। वो कहता है कि मैं तंग आ गया हूँ वो सारे काम कर करके जो कि तुम नहीं करना चाहते, और वो बेड पे लेट जाता है। चार्लेट हारुतो को बताती है कि वो कल टूर पे जा रही है और प्रिंस ने उसे इनवाइट किया है। ये सुन के हारुतो डिसाइड करता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। बाद में हारुतो कल के टूर का रास्ता देख रहा होता है, तभी उसे कुछ लोग दिखते हैं और वो कुछ रिचुअल जैसा कर रहे थे। हारुतो उनके पास पहुंच जाता है और उनसे पूछता है भाई साहब यहाँ पे चल क्या रहा है। वो लोग उसे अपना दुश्मन समझ के उस पे हमला करने लगते हैं, पर हारुतो उन सभी को बड़ी आसानी से हरा देता है। लेकिन तभी एक बंदा मैजिक सर्कल से काफी सारे स्केलेटन्स को समन कर लेता है। वो सभी हारुतो पे हमला करने लगते हैं, पर वो उन्हें भी आसानी से मार देता है। लेकिन वो बेचारे पहले से मरे हुए हैं, इसलिए वापस से खड़े हो जाते हैं। तभी उसकी नजर उनकी चेस्ट के लाल स्टोन पे पड़ती है और हारुतो अपने मैजिक से उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिससे वो सारे स्केलेटन्स उन्हीं लोगों पे हमला करने लगते हैं। इससे परेशान होके वो बंदा एक गोलम को समन कर लेता है, जो कि हारुतो पे हमला करता है और हारुतो अपने डिफेंस के लिए एक बैरियर बनाता है। लेकिन उसका अटैक पावरफुल था, जिससे हारुतो दूर जाके गिरता है। हारुतो ने उसे हल्के में ले लिया था। अब वो उसके ऊपर वापस से अटैक करता है, पर हारुतो उसे डॉज करके अपने मैजिक से एक कील सी बनाता है और उसे गोलम के सेंटर वाले क्रिस्टल में मारता है, जिससे उसका बैरियर मैजिक उस पे भी अपना कंट्रोल बना लेता है। जिसके बाद वो गोलम भी उन सभी पे हमला करने लगता है और अब हारुतो उन सभी को बांध देता है। हारुतो उनके लीडर से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या करने आए हो, पर वो कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद हारुतो उसके सारे साथियों को
एक बड़े से गड्ढे में भर देता है और उनके लीडर से कहता है कि या तो मेरे सवालों के जवाब दो वरना मैं इन सभी को जिंदा दफना दूंगा। अपने साथियों की चीखें सुन के वो उसे सब कुछ सच बता देता है कि वो क्वीन की सोनार यूनिट में से एक है और उसे ऑर्डर दिया गया था कि वो कल के टूर के दौरान हमला करे। वो उनसे पूछता है कि आखिर तुम हमला क्यों करना चाहते हो। वो बताता है कि हमारा गोल चार्लेट को मारना है। ये सुन के हारुतो शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो लोग चार्लेट को क्यों मारना चाहते हैं। वो बंदा बताता है कि चार्लेट का मैजिक काफी ज्यादा पावरफुल है और वो एक दिन क्वीन से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगी, जिसकी वजह से ये किंगडम 2 हिस्सों में बढ़ सकता है। पहले हमने इंपीरियल सोल्जर्स को यूज किया था चार्लेट को मारने के लिए, पर क्योंकि वो फेल हो गए तो हमें भेजा गया। हारुतो समझ जाता है कि वो सारे हमले उसी क्वीन ने करवाए थे और वो क्वीन उसी की माँ है जिसने उसे बचपन में अकेला जंगल में छोड़ दिया था। ये सब सोच के हारुतो को गुस्सा आ रहा होता है और उसके गुस्से की वजह से वो गोलम भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो उन बंदों को पकड़ के इधर उधर घुमा रहा था। हारुतो सोचता है कि जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ उन्हें खुद से अलग नहीं करने दूंगा, फिर चाहे वो मेरी बायोलॉजिकल मॉम ही क्यों ना कर रही हो। अब अगले दिन वो सभी टूर पे निकल चुके हैं। वहीं चार्लेट लायस से कह रही होती है कि आप हारुतो से हार गए, इस बात से दुखी मत हो, बल्कि इसे अपनी अच्छी किस्मत समझो कि आपको हारुतो से लड़ने का मौका मिला और वैसे भी आप हारुतो को कभी नहीं हरा सकते। ये सब सुन के प्रिंस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना सारा गुस्सा हारुतो पे निकाल रहा होता है। वो उसकी पावर्स के बारे में सुन के पूछता है कि कहीं तुम रिटर्न डीमन तो नहीं हो। हारुतो पूछता है कि ये क्या होता है। चार्लेट बताती है कि जब कोई डीमन ह्यूमन से शादी करता है तो उसके डिसेंडेंट्स में डीमंस के ट्रेट आ सकते हैं, लेकिन वो काफी रेयरली होता है। फिर वो दोनों बात करने लगते हैं कि हारुतो के तो सींग भी नहीं है और उसके कान भी बिल्कुल नॉर्मल है। अब वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। चार्लेट खेतों में भाग जाती है, वहीं प्रिंसेस भी उसका पीछा कर रही थी। अब हारुतो अपने डैड के पास आता है और उनसे एक सवाल करता है कि अगर क्वीन चार्लेट को मारना चाहती हो तो आप क्या करेंगे। ये सुन के उसके फादर हैरान होते हैं क्योंकि उसे रात को ब्लैक नाइट की तरफ से एक लेटर मिला था और जब उसने उसमें लिखी हुई डायरेक्शंस को फॉलो किया तो वो क्वीन के मैजिशियंस के पास पहुंच गया, पर वो सब पहले ही ढेर हो रखे थे। वो कहता है मुझे पता था कि वो मुझे अपना दुश्मन समझती है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था वो चार्लेट की जान के पीछे पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हारुतो कहता है कि काश वो एक दिन गायब हो जाए, पर उसके डैड कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कैपिटल में तबाही मच जाएगी, क्योंकि किंग ने अपनी पावर और अथॉरिटी कब की खो दी थी और काफी सारे नोबल्स किंग की पोजीशन छीनने के पीछे पड़े हैं, लेकिन क्वीन के डर से वो ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर क्वीन की मौत हो जाती है तो किंगडम में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। अब उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारे पैदा होने से 2 साल पहले किंग के द्वारा एक आर्मी बनाई गई थी डीमन किंग को खत्म करने के लिए, जिसमें गिजेलॉटे भी थी और उसने अकेले ही डीमन किंग को मार डाला था और इसी वजह से सभी लोग उसे अपना हीरो मानने लगे और उसका नाम फ्लैश प्रिंसेस पड़ गया और उसके बाद उसने किंग से शादी कर ली। लेकिन अब वो किंगडम को पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहती है। उसे सिर्फ वही रोक सकता है जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल हो। तो हारुतो उससे पूछता है तो फिर आप किंग क्यों नहीं बन जाते। वो कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसीलिए किंग बनना मुझे सूट नहीं करेगा, लेकिन हाँ एक इंसान जरूर है जो कि ये सब कर सकता है, लेकिन अभी उसकी उम्र काफी ज्यादा कम है, हमें उसके जवान होने तक वेट करना पड़ेगा। उसका पोटेंशियल लिमिटलेस है, लेकिन शायद उसे ये बात नहीं पता, लेकिन एक दिन वो पर्सन प्रिंसेस को भी सरपास कर लेगा। वो एक ऐसा रूलर होगा जिसकी इस एम्पायर को जरूरत है। हारुतो को लग रहा था कि वो चार्लेट की बात कर रहे हैं। वो हारुतो से कहते हैं कि ये सब बातें सुनने के बाद तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। हारुतो कहता है हाँ, और मन में सोचने लगता है कि जब तक चार्लेट बड़ी नहीं हो जाती मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा और उसके क्वीन बनने के बाद मैं अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होके एक नल्ले बेरोजगार वाली जिंदगी जीऊंगा जैसी मैं हमेशा से जीना चाहता था। अब फ्ले हारुतो से कहती है कि मास्टर अगर आप चाहें तो मैं उस औरत को मार के आपकी पिछली लाइफ का बदला लूंगी, पर हारुतो कहता है कि नहीं, इसे मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। वो औरत फिर से कुछ प्लान करेगी और मुझे चार्लेट को प्रोटेक्ट करना होगा। लगता है माँ और बेटे का फिर से मिलने का समय आ चुका है। इसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जिसे उसके सोल्जर्स बता रहे थे कि हम चार्लेट को मारने में फिर से फेल हो गए। एक ब्लैक नाइट नाम का बंदा है जो कि बॉर्डर पे हम सभी को मार रहा है। हमें लगता है कि उसने सोनार यूनिट को भी खत्म किया होगा। ये सुन के क्वीन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुमसे एक छोटी सी बच्ची नहीं मारी जा रही। फिर वो एक तलवार उठाती है और कहती है कि मैं इसी तलवार से उस ब्लैक नाइट को भी मारूंगी जिससे मैंने डीमन किंग को मारा था। तभी वहाँ पे ब्लैक नाइट भी पहुंच जाता है और वो अपने बैरियर मैजिक का यूज करके उन सभी को बेहोश कर देता है। क्वीन उससे पूछती है कि कासल में इतने सारे बैरियर्स लगे हैं, आखिर तुम अंदर कैसे आ गए। ब्लैक नाइट कहता है कि उन्हें तुम बैरियर्स कहते हो, उन्हें तो मैंने चुटकियों में तोड़ दिया। इसके बाद क्वीन अपने मैजिक से हारुतो को पानी में डुबाने की कोशिश करती है, लेकिन हारुतो अपने पैरों के नीचे बैरियर बनाता है और उससे बाहर आ जाता है। इसके बाद क्वीन फिर से उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन हारुतो अपने बैरियर का यूज करके आराम से उनसे बच जाता है। लेकिन इसके बाद क्वीन फायर का हमला करती है जो कि हारुतो को लग जाता है
और हारुतो नीचे गिर चुका था। क्वीन को लगता है कि उसने हारुतो को हरा दिया, पर हारुतो खड़ा होता है और अपने कपड़े साफ करता है। हारुतो उससे कहता है कि तुम स्वॉर्ड के अलावा इतने सारे एलिमेंट्स एक साथ यूज कर सकती हो, मुझे तो सच में जलन हो रही है। तभी हारुतो अचानक से उस पर हमला कर देता है। क्वीन उसके अटैक को ब्लॉक तो कर लेती है, पर वो उसकी स्पीड को देख के हैरान थी। अब हारुतो सीरियस होके उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। क्वीन उसे ब्लॉक तो कर रही थी, लेकिन वो उसका माना लेवल देख के काफी ज्यादा हैरान थी और उसके अटैक्स को ब्लॉक करते करते क्वीन का माना भी खत्म होने वाला था। इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद हारुतो भी उससे तलवार से लड़ने लगता है। लेकिन क्वीन हारुतो के ऊपर भारी पड़ रही थी। वो कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तलवारबाज हूँ और मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन तभी हारुतो उसकी तलवार को पीछे गिरा देता है और उसके गले में एक स्लेव वाला कॉलर पहना देता है। वो कॉलर को निकालने की कोशिश करने लगती है, पर हारुतो कहता है कि अगर तुमने इसे निकालने की कोशिश करी तो अपना सर ही खो बैठोगी। हारुतो उसके सामने डिमांड रखता है कि तुम चार्लेट और गोल्ड की फैमिली से दूर रहोगी और उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी, और ये कॉलर तुम्हारी गर्दन पर तब तक लटका रहेगा जब तक मैं तुम्हें माफ करने लायक न समझूं। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हारुतो और चार्लेट थोड़े बड़े हो चुके हैं। हारुतो बताता है कि पिछले 5 सालों में क्वीन ने चार्लेट और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने वाली कोई हरकत नहीं करी। ये लोग यहाँ पे बर्फ से खेलने आए होते हैं। हारुतो फ्ले के कपड़े देख के पूछता है कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही, लेकिन फ्ले बताती है कि ये वो पहली आउटफिट है जो कि आपको पसंद आई थी, तो मैं इसके अलावा कुछ और कैसे पहन सकती हूँ। तभी हारुतो अपने बैरियर मैजिक से उसके लिए नए कपड़े बना देता है। वो फ्ले से कहता है कि आज के बाद से तुम्हें मुझसे जो भी मांगना हो तुम मुझसे डायरेक्ट मांग सकती हो। तभी फ्ले उससे 10 और चीजें मांगने लगती है, पर हारुतो उसी वक्त मना कर देता है। इसके बाद चार्लेट हारुतो को एक अटैक के बारे में बताती है जो कि उसने सीखा था, लेकिन वो उसे यूज नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो हारुतो को उसे करने को कहती है और हारुतो उसे मना नहीं कर पाता और वो उसे अटैक करके दिखाता है, जिसे देख के चार्लेट काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और वो इतना बड़ा गड्ढा देख के हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। चार्लेट बोलती है कि कहीं इन्हें तुम्हारी सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में पता न लग जाए। तो हारुतो अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पे ब्लैक नाइट बना देता है और कहता है कि ये सब कुछ इसने किया है, ये बस यहाँ से गुजर रहा था और चार्लेट के कहने पर इसने एक कारनामा करके दिखाया। उसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं कि काफी सालों से क्वीन ने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि 5 सालों से उसने पब्लिक में आना भी बंद कर दिया है। सुनने में ऐसा आया है कि अब वो एक स्लेव कॉलर पहनने लगी है। पहले तो उसने सबको ये बताया कि उसके फैशन का हिस्सा है, लेकिन फिर धीरे धीरे सबको ये लगने लगा कि शायद क्वीन ने इसे गलती से पहन लिया और अब उतार नहीं पा रही। इसके बाद हारुतो सोचता है कि चलो अब मैं शांति से अपने कमरे के अंदर रह के मजे कर सकता हूँ। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि स्प्रिंग में तुम रॉयल कैपिटल में स्कूल ज्वाइन करोगे। लेकिन ये सुन के हारुतो बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में उसे स्कूल से सबसे ज्यादा नफरत थी और स्कूल जाने के नाम से ही उसे सदमा लग जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं अपने रूम में ही छुप जाऊंगा और कभी बाहर ही नहीं आऊंगा। इसके बाद हारुतो के डैड उसे स्कूल ज्वाइन करने को कहते हैं, लेकिन हारुतो मना कर देता है। इसके बाद वो उसे किंग के द्वारा लिखा हुआ रिकमेंडेशन लेटर दिखाते हैं। हारुतो को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर क्वीन क्यों चाहती है कि वो स्कूल अटेंड करे। हारुतो के डैड बताते हैं कि प्रिंस लायस भी एक ग्रेड को स्किप करके उसी स्कूल को अटेंड करेंगे। ये सुन के हारुतो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर हारुतो के डैड कहते हैं कि जब तुम वहाँ पे जाओगे तो अपने साथ एक अटेंडेंट लेके जाना, क्योंकि वो एक नई जगह है, इसलिए साथ में कोई होना चाहिए जो कि तुम्हारे बाकी के काम निपटा सके, ताकि तुम अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर सको। पर तुम फ्ले को अपने साथ नहीं ले जा सकते। इस बात पे हारुतो भी एग्री करता है, क्योंकि वो वहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। तभी वहाँ हारुतो की मॉम आती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। लेकिन वो दोनों मना कर देते हैं। हारुतो से कहा जाता है कि तुम्हारे पास अभी 3 महीने हैं, इस टाइम में तुम ढूंढ लो कि तुम अपने साथ किसको लेके जाओगे। लेकिन हारुतो अभी भी स्कूल जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो अपनी कॉपी से कहता है कि मेरे बदले तुम स्कूल चले जाना, लेकिन उसकी कॉपी मना कर देती है। हारुतो कहता है कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते, इसी वजह से तुम्हें स्कूल से जल्दी निकाल दिया जाएगा और सारा इल्जाम किंग के ऊपर आएगा कि आखिर उसने तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन लेटर क्यों लिखा। उसका कॉपी कहता है कि तुम ही क्यों नहीं चले जाते, बस अपना मैजिक यूज मत करना। हारुतो कहता है कि अगर मेरा वहाँ किसी से पंगा पड़ गया तो मुझे बैरियर मैजिक यूज करना पड़ेगा, जिस पर कॉपी कहता है तो क्या फिर मैं वहाँ पे जाके बच्चों से पिटूंगा। हारुतो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे पास तुम्हारी रिप्लेसमेंट्स हैं। ये सुन के कॉपी को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुमने मेरे जैसे कितने बना रखे हैं। लेकिन हारुतो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था यार, चार्लेट ने कभी भी मुझे दूसरी कॉपी बनाने ही नहीं दी। कॉपी हारुतो काफी चिढ़ा हुआ था। वो कहता है कि आखिर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। फिर हारुतो कहता है कि मैं तुम्हें बैरियर मैजिक से प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन तुम्हें इस मिशन पे जाना ही होगा। और ना चाहते हुए भी उसकी कॉपी को ये बात माननी पड़ती है। इसके बाद हम एक घर को देखते हैं जिसे हारुतो ने पूरे 5 साल लगाकर बनाया था, ताकि वो शांति से अपनी नल्ले बेरोजगार वाली जिंदगी जी सके। वो
वो मजे से वहाँ पे गेम खेल रहा था जो कि उसने खुद ही बनाया था। फिर वहाँ पे चार्लेट और फ्ले पहुंच जाते हैं। चार्लेट वहाँ पे एनिमे देखने आई थी। हारुतो उससे पूछता है कि तुम काफी समय से यहाँ पे नहीं आई, तो मुझे लगा कि तुमने एनिमे देखना बंद कर दिया। चार्लेट कहती है कि मुझे पहले से भी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ रही है और इसी वजह से मुझे यहाँ पे आने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, पर मैं और एनिमे देखना चाहती हूँ। तो हारुतो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे टेलीपोर्ट कर सकता हूँ और वो उसे अपना नया मैजिक दिखाता है, पर उसने अभी तक उसे टेस्ट नहीं किया था कि वो जिंदा चीजों पे काम करता भी है या फिर नहीं। फ्ले आइडिया देती है कि तुम अपनी कॉपी पर टेस्ट कर सकते हो, आखिर उसे बनाया ही इसीलिए है, लेकिन उसकी कॉपी आने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि भाई दाल में कुछ तो काला जरूर है। कॉपी कहता है कि तुम ही इधर क्यों नहीं आ जाते। हारुतो को सुन के गुस्सा आ जाता है। कॉपी कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है क्या कि कहीं तुम इस डायमेंशन में हमेशा के लिए न फंस जाओ। पर फ्ले उसकी बड़बड़ से परेशान हो चुकी थी। वो टेलीपोर्ट होके उधर जाती है और उसे इधर फेंक देती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि इस मैजिक से इंसानों को भी सेफली टेलीपोर्ट कर सकते हैं। तो हारुतो एक गेट पर अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक लगा देता है ताकि चार्लेट को किंगडम से यहाँ पे आने में कोई परेशानी ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों उसी रूम में हैं। तभी हारुतो को याद आता है कि मुझे तो अटेंडेंट ढूंढनी थी। चार्लेट कहती है आपने क्या कहा, और फ्ले को सुन के थोड़ा शक हो गया था। हारुतो कहता है अरे कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर वॉक करके आता हूँ। इसके बाद हारुतो एक विलेज में पहुँचता है जहाँ के सारे लोग स्केलेटन्स थे। ये वही स्केलेटन्स हैं जिनसे हारुतो 5 साल पहले लड़ा था और उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो सभी हारुतो का स्वागत करते हैं क्योंकि हारुतो ने जब उन्हें हराया था तो वो सभी लोग उसे फॉलो करने लगे थे। इसी वजह से हारुतो ने उन्हें रहने के लिए थोड़ी जमीन दे दी। तभी हारुतो के पास एक स्केलेटन आता है जिसका नाम उसने जॉनी रखा था। वो सभी स्केलेटन्स का लीडर है। वो हारुतो को बताता है कि जिन मॉन्स्टर्स के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, हमने उन्हें यहाँ पे रहने दिया, जिसकी वजह से उनका विलेज पहले से भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। फिर जॉनी कहता है कि क्या आप बाकी के भी डिस्ट्रिक्ट देखना चाहोगे। इसके बाद वो उसे वहाँ पे लेके जाता है जहाँ पे वो लोग खेती कर रहे थे। वो उसे दिखाते हैं कि उन्होंने काफी सारी सब्जियां उगाई है, जिसे लेके वो काफी ज्यादा खुश थे। हारुतो सोच रहा था कि ये लोग तो स्केलेटन्स हैं, आखिर ये सब्जियां कैसे खाएंगे, और वो समझ जाता है कि ये सारी सब्जियां इन्होंने बाकी मॉन्स्टर्स के लिए उगाई हैं। वो इस बात से काफी ज्यादा खुश था कि ये लोग दूसरों के बारे में कितना ज्यादा सोचते हैं और कितने काइंड हार्टेड लोग हैं। इसके बाद जॉनी उसे काफी सारी चीजें दिखाता है और वो लगातार बोले ही जा रहा था। हारुतो को उसकी आवाज काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। वो काफी अच्छे दिल का था, साथ में हारुतो के लिए काफी लॉयल भी था। इसलिए हारुतो सोच रहा था क्यों ना मैं इसे ही अपना अटेंडेंट बना लूं, मुझे बस इसे ह्यूमन जैसा दिखाना होगा और फिर मेरा काम बन जाएगा। लेकिन वो स्केलेटन बड़बड़ करना बंद ही नहीं कर रहा था। फिर हारुतो सोचने लगता है कि अगर मुझे रोज इतनी ज्यादा बड़बड़ सुनने को मिलेगी तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। वो इस प्लान को कैंसिल करके एक नदी के किनारे बैठ जाता है जहाँ पे वही बड़ा सा गोलम भी आ जाता है। हारुतो कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी यहाँ पे हो। इसका नाम हारुतो ने गीगा रखा था। वो हारुतो को एक फूल देता है और शर्माने लगता है। उसकी आवाज सुन के हारुतो को पता लगता है कि वो एक फीमेल है। उसे देख के हारुतो सोचने लगता है कि ये काफी अच्छी है, लेकिन ये मेरी अटेंडेंट नहीं बन सकती क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ी है। इसके बाद हारुतो थक हार के वापस आ जाता है। यहाँ फ्ले उससे पूछती है कि आप अटेंडेंट के बारे में कुछ बोल रहे थे। तभी हारुतो चिल्लाता है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, और वो बेचारी फ्ले को रोता हुआ छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चार्लेट हारुतो के पास आती है और कहती है कि मैंने ब्लैक नाइट के लिए एक नया नाम सोचा है, शिवा। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि ये दुनिया के सबसे पावरफुल गॉड है जो कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं, और उसे लगता है कि ये नाम हारुतो के लिए एकदम परफेक्ट होगा। इसके बाद हम एक नई जगह को देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग एक बड़े से ड्रैगन को मार रहे थे, लेकिन वो ड्रैगन वहाँ से बच के भाग जाता है, लेकिन तूफान की वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसकी चोटें और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। इसके बाद हारुतो के डैड उसे बताते हैं कि एक नीला सा बड़ा ड्रैगन उनके बॉर्डर पे देखा गया है और वो ड्रैगन यहाँ पे भी आ सकता है और हो सकता है कि वो तबाही मचाए। इसीलिए वो फ्ले को उसे हैंडल करने को कहते हैं, पर फ्ले कहती है कि मैं बस लॉर्ड हारुतो के लिए काम करती हूँ। हारुतो कहता है कि ठीक है, तो इसे मेरा ही ऑर्डर समझो, लेकिन फ्ले फिर भी इस काम के लिए मुंह बना रही थी। फ्ले बताती है कि इतना बड़ा ड्रैगन तो कई साल पहले पैदा हुआ होगा, लेकिन मैं किसी ब्लू ड्रैगन को नहीं जानती। इसका मतलब ये है कि जब ह्यूमंस और डीमंस की लड़ाई हो रही थी तो वो ड्रैगन हमारी मदद करने की जगह डर के माउंटेन्स में छुप गया होगा, और इसीलिए मैं उस डरपोक ड्रैगन को नहीं बचाना चाहती। इसके बाद हारुतो अपने डैड से कहता है कि हमें इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए, और वो उस रूम से बाहर आ जाते हैं। वहीं गेट के बाहर हारुतो चार्लेट को देखता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे छुप के दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। चार्लेट कहती है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी, और वो फ्ले से पूछती है कि क्या तुम सच में उस ड्रैगन को नहीं बचाओगी, वो कितना ज्यादा दर्द में होगा। और अब हारुतो भी उससे कहता है, जिसके बाद फ्ले मान जाती है। और नेक्स्ट सीन में ये लोग उस ड्रैगन के पास पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि उस ड्रैगन की हालत काफी ज्यादा बुरी हो रखी है। लेकिन तभी कुछ एडवेंचरर्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वो दोनों वहाँ पे पहुंच जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। हारुतो उस ड्रैगन को हील करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों मिलके सभी एडवेंचरर्स को हरा देते हैं। वो ड्रैगन उठ के खड़ा हो जाता है और हारुतो उसे अपना इंट्रोडक्शन
दे ही रहा होता है तभी वो ड्रैगन उसे जमा देता है। ये देख के फ्ले उस ड्रैगन पे चिल्लाने लगती है और हारुतो भी उससे कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने आया हूँ और तुम मुझे जमाने में लगे हो। ये सुन के वो ड्रैगन कहता है कि तुम मेरी मदद के लिए आए हो। उसकी आवाज हारुतो को डायरेक्टली अपने दिमाग में सुनाई दे रही थी, जैसा कि फ्ले के टाइम पे हुआ था। वो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन वो ड्रैगन हारुतो को इग्नोर कर देती है और फ्ले से पूछती है कि तुम तो एक डीमन हो ना, तो फिर इस ह्यूमन को क्यों फॉलो कर रही हो। वो कहती है क्योंकि मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा ग्रेट हैं, आओ मैं तुम्हें इनके बारे में बताती हूँ। और वो उसे काफी घंटे बैठ के पूरी की पूरी कहानी सुनाती है। ये सुनने के बाद ड्रैगन कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ, आखिर किसे पता था कि डीमन किंग दोबारा से रीइंकार्नेट होके वापस आएंगे। इसके आगे वो कहती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने डीमन किंग के साथ मिलके लड़ाई में साथ नहीं दिया, क्योंकि मुझे लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बताती है कि वो 300 सालों से पहाड़ों में रह रही है। ये सुन के हारुतो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे भी अकेला रहना पसंद है। वो उससे पूछता है कि तुमने 300 साल अकेले रह के कैसे बिताए। वो ड्रैगन बताती है कि शुरुआत में तो मैं बस वहाँ पे पड़ी रहती थी, लेकिन एक दिन वहाँ पे एक एडवेंचरर आया जिससे वहाँ पे एक बुक गिर गई और मैंने उस बुक को कई बार पढ़ा, लेकिन मैं और भी बुक पढ़ना चाहती थी। इसी वजह से मैं शहर की तरफ चली गई और अपनी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके काफी सारे बुक्स लेके आई, जिनसे मैंने काफी सारी नॉलेज इकट्ठा करी। लेकिन एक दिन एडवेंचरर्स को मेरे बारे में पता लगा और वो मुझे मारने के लिए आए। उन्होंने मेरी सारी बुक्स जला दी, इसीलिए मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। ये कहानी सुन के फ्ले रोने लगती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी ब्रदरन के रूप में एक्सेप्ट करती हूँ। इसका मतलब तुम पैंडामोनियम में एंटर कर सकती हो। हारुतो उससे पूछता है कि आखिर ये पैंडामोनियम क्या है। फ्ले कहती है कि ये आपका विलेज है, चार्लेट ने उसका नाम पैंडामोनियम रख दिया है। हारुतो उससे कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए घर देंगे, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगी। वो कहती है कि मैं एक ब्लेज ड्रैगन हूँ और मैं अभी से आपको अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करती हूँ। अब उसे बदलते हुए देख हारुतो समझ जाता है कि वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने जा रही है और वो जल्दी से उसे कपड़े पहना देता है। इसके बाद हारुतो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन उस ड्रैगन का कोई भी नाम नहीं होता, इसीलिए हारुतो उसका नाम लीजा रख देता है, जो कि लीजा को बहुत पसंद आता है। लीजा को हारुतो के पास देख के फ्ले को जलन होने लगती है और वो फ्ले को समझाती है कि मैं मास्टर हारुतो की जिंदगी में पहले आई थी, इसका मतलब ये है कि उनकी पहली सर्वेंट हमेशा मैं रहूंगी और तुम दूसरे नंबर पे हो, समझी। लीजा कहती है हाँ। तभी हारुतो उसे अपने पीछे आने को कहता है और लीजा अपनी ह्यूमन फॉर्म में भी उड़ सकती थी। वो उड़ के उसके पीछे जाने लगती है। वहीं नीचे फ्ले गुस्से में काफी तेज भागने लगती है। वो कहती है कि मैं उस छिपकली से नहीं हारने वाली। अगले दिन हारुतो लीजा को अपनी फैमिली से मिलवाता है और कहता है कि ये लीजा है, एक ब्लेज ड्रैगन, और ये यहाँ पे एक मेड की तरह काम करना चाहती है। चार्लेट और नाटेलिया उसे देख के काफी खुश होते हैं। वहीं गोल्ड कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये वही ब्लेज ड्रैगन है। चलो इस बात को छोड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे यहाँ पे कैसे लेके आए हो। जब तक ये कासल के रूल्स को फॉलो करेगी तब तक मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद फ्ले लीजा को काम सिखाने लगती है। सबसे पहले वो उसे झाड़ू मारना सिखाती है, लेकिन उसी से झाड़ू टूट जाती है और वो लीजा से कहती है कि देखा तुमने, ऐसी चीजें हो सकती है, इसीलिए तुम्हें संभल के काम करना होगा। इसके बाद लीजा झाड़ू मारना शुरू करती है और वो काफी अच्छे से झाड़ू लगाती है। इसके बाद फ्ले उसे बर्तन साफ करना सिखा रही थी। लीजा तो वो काम काफी अच्छे से कर रही थी, लेकिन फ्ले से सारे के सारे बर्तन टूटे जा रहे थे। इसके बाद वो उसे खाना बनाना सिखाती है, लेकिन वो खुद ही उस खाने को जला देती है। वहीं लीजा सारे काम को फ्ले से भी बेहतर कर रही थी। वो काफी अच्छा खाना बनाती है, जिसे देख के सभी मेट्स उसकी तारीफ करते हैं, जिससे लीजा को जेलसी फील हो रही थी। जब लीजा खाना सर्व करती है तो वो सभी को काफी ज्यादा टेस्टी लगता है और वो सारे लोग भी उसके खाने की तारीफ करते हैं। बेचारी फ्ले एक कोने में बैठी हुई थी। फिर लीजा चार्लेट का मुंह पोंछती है। नाटेलिया देखती है कि लीजा उसका कितना ख्याल रख रही है। वो पूछती है कि तुम सारे काम इतने अच्छे से करती हो, क्या तुम्हें इसके अलावा और भी चीजें आती है। जिस पर लीजा कहती है कि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए मेरे पास मैजिक की भी काफी नॉलेज है। तो नाटेलिया कहती है तो क्यों ना तुम चार्लेट की पर्सनल मेड बन जाओ। जिसके बाद से वो सुबह सुबह उसे उठाती है और उठाने के बाद कपड़े चेंज करवाती है। फिर वो उसे बाहर लाके अलग अलग मैजिक सिखाने लगती है। साथ ही वो उसकी पढ़ाई में भी मदद कर रही थी। इसके बाद हारुतो कहीं पे जा रहा होता है, तभी चार्लेट उसे रोकती है और कहती है कि देखो मैंने कितना बड़ा फायरबॉल बनाया है। ये देख के हारुतो भी काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो लीजा से पूछता है कि तुम ये पानी से क्या कर रही हो। वो बताती है कि कुछ नहीं, मैं बस कपड़े धो रही थी। ये देख के हारुतो हैरान था कि वो लीजा को मैजिक सिखाते सिखाते भी काम कर रही है। हारुतो कहता है कि माफ करना, यहाँ पे तुम्हें इतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है। चार्लेट उससे पूछती है कि क्या मैंने तुम्हारा काम बढ़ा दिया, लेकिन लीजा बोलती है कि नहीं, मुझे तो ये सब काफी अच्छा लग रहा है। फिर चार्लेट उसे अपना दोस्त बनने को कहती है। ये सुन के लीजा हारुतो की तरफ देखती है। वो कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लीजा भी उससे कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। जिसके बाद चार्लेट उसे गले लगा लेती है और उन दोनों की क्यूटनेस देख के हारुतो रोने लगता है। हारुतो सोचता है कि लीजा कितनी समझदार है और वो सारी चीजें कितनी जल्दी सीख जाती है। ये मेरी अटेंडेंट बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और वो उससे पूछने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि वो लोग अभी अभी दोस्त बने हैं। वो अपनी बहन की दोस्त
को उससे दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर उसे ध्यान आता है कि अगर मैं लीजा को कैपिटल ले भी गया तो मैं टेलीपोर्टेशन की मदद से उसे वापस घर भेज सकता हूँ और इसके बाद मैं अपने आप को स्कूल से एक्सपेल करने के मिशन पे फोकस कर सकता हूँ। फिर हम चार्लेट को देखते हैं जो कि हारुतो के रूम से एनीमे देख के जा रही थी। तभी हारुतो कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज बताना तो भूल ही गया, अगले हफ्ते मैं रॉयल कैपिटल में स्कूल जा रहा हूँ। लेकिन एनीमे देख देख के चार्लेट को लगने लगा था कि स्कूल में जरूर कोई इविल काउंसिल होगी और वहाँ पे टेररिस्ट अटैक भी हो सकते हैं। वो लीजा से कहती है कि मेरे आज के सारे प्लान कैंसिल कर दो और सभी नाइट्स को इकट्ठा करो, ये राउंड टेबल की इमरजेंसी मीटिंग है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग इकट्ठा हो रखे हैं और चार्लेट उस मीटिंग को स्टार्ट करती है। वो कहती है कि आज का टॉपिक ये है कि हारुतो अगले हफ्ते रॉयल कैपिटल में स्कूल जाने वाला है। तभी फ्ले कहती है कि हारुतो ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, आखिर वो ह्यूमंस के स्कूल में क्या सीख लेंगे, वो तो डीमन किंग है। तभी जॉनी उसे रोकता है और याद दिलाता है कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि उनके डीमन किंग होने की बात हम चार्लेट को नहीं पता लगने देंगे। चार्लेट को अच्छे से सुनाई नहीं दिया था। वो पूछती है कि ये तुमने क्या कहा, हारुतो के बारे में ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे नहीं पता। फ्ले कहती है कि हाँ, वो एक ऐसी बात है जो कि हम डीमंस के बीच में एक सीक्रेट है। ये सुन के चार्लेट दुखी हो जाती है, लेकिन जॉनी उसे दिलासा देता है कि हारुतो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और वो एक दिन आपको ये बात जरूर बता देंगे। इसके बाद चार्लेट कहती है कि चलो फिर मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर हारुतो स्कूल जाना ही क्यों चाहता है। वो बताती है कि एक दिन वो स्कूल से रिलेटेड एनीमे देख रही थी और जब उसने हारुतो से पूछा कि स्कूल कैसा होता है तो हारुतो ने उसे ये बताया कि स्कूल काफी ज्यादा खतरनाक और डरावनी जगह होती है, क्योंकि हारुतो स्कूल से बहुत नफरत करता था। वो बताती है कि एनीमे के हिसाब से स्कूल में एक हिडन काउंसिल होगा जो कि अच्छे स्टूडेंट्स को परेशान करेंगे और उन्हें बुरे रास्ते में लेके जाएंगे और इस सब के पीछे एक खुफिया ग्रुप होगा जिसका मिशन किंगडम को तबाह करना होगा और शायद इसीलिए हारुतो स्कूल में जाके उन्हें खत्म करना चाहता है। ये सारी बातें सुन के फ्ले और जॉनी हैरान हो जाते हैं। चार्लेट आगे बताती है कि हारुतो जरूर कैपिटल में एनीवेयर डोर इंस्टॉल करेगा और मैं, फ्ले और लीजा कैपिटल जाएंगे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए और वो गीगा और जॉनी को तैयारियां करने को कहती है ताकि वो अपने विलेज पेंडामोनियम को और भी ज्यादा आगे बढ़ा पाए। लेकिन लीजा ये सारी बातें हारुतो को बता देती है। हारुतो से थैंक्स बोलता है और लीजा ब्लश करने लगती है। वो पूछती है कि क्या आप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने वाले हो। हारुतो मन में सोचता है कि मुझे इससे कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। वो कहता है कि हाँ, और कैपिटल में तुम मेरी अटेंडेंट बनके मेरा साथ दोगी, जिस पे लीजा मान जाती है। अगले सीन में हम चार्लेट को देखते हैं जो कि फ्ले से कह रही थी कि आखिर तुम्हारे कपड़े बाकी मेड जैसे क्यों नहीं है। तो फ्ले उसे बताती है कि ये फर्स्ट टाइम की बात है जब हारुतो ने उसे मेड बनने का ऑर्डर दिया था, लेकिन जब मेड्स उसके लिए यूनिफॉर्म लेके आई तो वो सारी यूनिफॉर्म्स उसके छोटी पड़ गई और इसीलिए उसने हारुतो की पसंद के कस्टम मेड कपड़े सिलवाए। तभी चार्लेट लीजा को उड़ते हुए देखती है। वो फ्ले से पूछती है क्या तुम उड़ नहीं सकती, पर फ्ले कहती है कि ऐसा नहीं है, बस अभी मुझे उड़ने की आदत नहीं है। चार्लेट उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे उड़ना सिखा सकती हो, मुझे भी उड़ना है। फ्ले कहती है कि ठीक है और वो उसे उड़ के दिखाने लगती है, लेकिन वो उड़ने की जगह सिर्फ लंबी लंबी छलांग मार रही थी। लेकिन चार्लेट इसे भी देख के खुश हो जाती है। वो कहती है कि ये कितना अमेजिंग है। वहीं ये सब चीजें हारुतो भी देख रहा था। वो कहता है कि इसे उड़ना थोड़ी कहते हैं। तभी नाटिलिया वहाँ पे आ जाती है और चार्लेट से कहती है कि तुम अभी फ्लाइट मैजिक यूज करने के लिए काफी छोटी हो। ये सुन के चार्लेट का मुंह रोने वाला हो जाता है, पर फ्ले से ये सब देखा नहीं जा रहा था और वो हारुतो के पास जाती है। हारुतो समझ जाता है और उसे कहता है कि इसे अपने साथ ले जाओ। हारुतो ने उसे एक प्लेन बना के दिया था जिसमें बैठ के चार्लेट उड़ रही थी और एंजॉय कर रही थी। इसके बाद उन लोगों के काफी सारे दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वहीं फ्ले को गर्म पानी में नहाना पसंद नहीं था, लेकिन जब उसे ये पता लगता है कि वो हारुतो ने बनाया है तो उसके कुछ टाइम बाद उसे भी वो पसंद आने लगता है। वहीं हारुतो ने एक डिवाइस बनाया है उन सभी का माना लेवल चेक करने के लिए। डिवाइस यूज करने पर उसे पता लगता है कि फ्ले का माना मैक्सिमम 77 लेवल तक जा सकता है और वो अभी 40 लेवल पे है। वहीं लीजा 71 में से 36 लेवल पे। हारुतो बोलता है कि डीमंस का माना लेवल तो सच में काफी हाई होता है, लेकिन तभी वो चार्लेट का माना चेक करता है और वो ये देख के हैरान हो जाता है कि उसका लेवल 61 तक जा सकता है। वो फिलहाल 17 पे है, लेकिन जो क्वीन थी उसका मैक्सिमम लेवल 44 था। इसका मतलब वो उसे भी सरपास करेगी। हारुतो चार्लेट से कहता है कि अगर तुम मन लगा के ट्रेनिंग करोगी तो तुम जल्दी ही अपनी मैक्स लेवल तक पहुंच जाओगी। पर चार्लेट कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो छोटी थी तो इससे पहले कि वो बोल पाती उसने फायर बॉल बनाना शुरू कर दिया था और इसीलिए उसकी मॉम ने उसके ऊपर एक सीलिंग मैजिक कास्ट किया, यानी उसकी सारी पावर्स अभी सील हो रखी है। ये सुन के हारुतो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो बचपन से जीनियस है। तभी चार्लेट उससे पूछती है कि तुम्हारा लेवल क्या है। फ्ले कहती है कि मास्टर का लेवल जरूर 100 से ज्यादा होगा, पर हारुतो अपनी लेवल बताने से मना कर देता है। इसके बाद हारुतो कैपिटल के लिए निकल रहा होता है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुमने लीजा की पूंछ और सिंग छुपा दिए हैं, वो थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी। हारुतो कहता है कि कुछ टाइम बाद तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। फ्ले काफी ज्यादा उदास है क्योंकि वो जाना चाहती थी, पर हारुतो उसकी जगह लीजा को
लेके जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मारियाना लायस के पास मार्ग्रेव से एक लेटर लेके आई थी। वो कहती है कि तुम भी इसका इंतजार कर रहे थे ना। लायस कहता है कि इसमें यही लिखा होगा ना कि हारुतो रॉयल कैपिटल के लिए निकल चुका है, तुम्हें इसके लिए लेटर को यहाँ लाने की जरूरत नहीं थी। मारियाना कहती है कि मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि वो तुम ही हो जिसने हारुतो को वो रिकमेंडेशन लेटर देने की रिक्वेस्ट की थी। लायस कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। जिस दिन से मैं उससे हारा हूँ, मैं अपने मैजिक और स्वॉर्ड्समैनशिप पे काम कर रहा हूँ, और ऐसे में अगर हम एक ही स्कूल में जाएंगे तो मैं उसके बारे में और भी चीजें जान पाऊंगा। ये सुन के मारियाना कहती है कि जब से तुम उससे हारे हो तुम बिल्कुल बदल गए हो, लेकिन अभी भी काफी घमंडी हो। ये सुन के लायस कहता है कि अच्छा, और मैंने सुना था कि तुम भी फादर के सामने खड़ी हो गई थी और ये कह रही थी कि तुम वहाँ से जब तक नहीं हिलोगी जब तक तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिल जाता। ये सुन के मारियाना शर्मा जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे मन में हारुतो के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अब लायस समझ जाता है कि मारियाना को हारुतो पे क्रश है। इसके बाद लायस मारियाना से कल्ट के बारे में पूछता है जो कि स्कूल में लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मारियाना बताती है कि एक चर्च ऑफ लूसीफर नाम का ग्रुप है जो कि डीमंस की पूजा करते हैं, और सिर्फ स्कूल ही नहीं, उनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे पूरे किंगडम में फैल चुका है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो किंग को गद्दी से हटाना चाहते हैं और काफी सारे एरिस्टोक्रेट्स उनको फंडिंग दे रहे हैं। लायस कहता है कि ऐसी अफवाहें हैं कि हमारी मदर ही उनको फंड कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों करना चाहती हैं। वो अचानक से ही 5 साल के अंदर चेंज हो गई हैं। आखिरकार ऐसा हुआ क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मदर ही फादर को मारना चाहती हैं? तभी वहाँ क्वीन आ जाती है और उसे देख के वो दोनों डर जाते हैं। तभी क्वीन अचानक से मारियाना का गला पकड़ लेती है और कहती है, तुम उस स्कॉलर को देख रही थी ना, तुम्हें क्या लगता है ये फनी है? तुम भी बाकियों की तरह मेरा मजाक बना रही हो ना? लायस कहता है, मॉम प्लीज रुक जाओ, और क्वीन रुक जाती है। वो कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। इसके बाद वो लायस के पास आती है और कहती है, मैंने सुना है कि गोल्ड का बेटा और तुम एक ही साथ स्कूल जाने वाले हैं। वो यहाँ अकेला फील करेगा, इसीलिए उसके साथ दोस्ती बनाए रखना और उससे ब्लैक नाइट के बारे में पता करना, और वो सब आके मुझे बताना। इसके बाद हम हारुतो को देखते हैं जो अभी अपने सीक्रेट होम में है। चार्लेट उससे पूछती है कि क्या अभी तुम्हें कैपिटल के लिए नहीं निकलना? हारुतो बताता है कि जैसे मैं कासल से निकला उसके थोड़े ही देर बाद मैं अपना कार्ड वगैरह सब कुछ लेके यहाँ पे आ गया, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही रॉयल कैपिटल के पास एक टेलीपोर्टेशन डोर बना दिया था। मतलब जितना टाइम कार्ड से जाने में लगता है, जैसे वो पूरा हो जाएगा हारुतो वहाँ के लिए निकल पड़ेगा, और आज वही दिन है। इसके बाद हारुतो और लीजा वहाँ से चले जाते हैं। हारुतो ने उस डोर को कैपिटल से थोड़ी दूरी पर एक जंगल में छुपाया था, लेकिन कैपिटल अभी भी काफी दूर थी। तभी लीजा उसे एक बायसन को दिखाती है जो कि एक घोड़ा गाड़ी के पीछे भाग रहा था। हारुतो ने बचाने के लिए जाने लगता है और उनकी गाड़ी का एक पहिया टूट जाता है। वो लोग गिरने लगते हैं, लेकिन हारुतो ने बचा लेता है। तभी एक लड़की सामने आती है और कहती है कि इसे मैं रोकती हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये देख के हारुतो को लगता है कि शायद ये स्ट्रॉन्ग होगी और शायद मेरी यहाँ पे जरूरत ही ना पड़े, लेकिन वो बायसन उसे उठा के पटक देता है और उस पर फिर से हमला करने चाहता है। लेकिन तभी हारुतो आके उसे बचा लेता है और उस लड़की को हील भी कर देता है। तभी वो छोटा सा बच्चा वहाँ पे आ जाता है और हारुतो को देख के कहता है, थैंक यू मिस्टर, आपने इस मॉन्स्टर को हरा दिया। हारुतो कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, मैं हूँ शिवा, हीरो ऑफ जस्टिस। इसके बाद वो उनकी गाड़ी को भी ठीक कर देता है। वो लड़की हैरान थी कि ये सब कुछ कर सकता है और अब उससे माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसकी इतनी मदद करने के बाद भी वो उसे रिवॉर्ड के तौर पे पैसे वगैरह नहीं दे सकते। पर हारुतो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे जल्दी ही इस बायसन को उसके ग्रुप के पास ले जाना होगा। वो लड़की ये देख के खुश थी कि वो एक मॉन्स्टर पर भी दया दिखा रहा है। उसके बाद वो लोग उसे खाना खिलाने के बाद वापस जंगल में भेज देते हैं। लीजा हारुतो को बताती है कि वो लड़की थोड़ी अजीब थी, उसे कुछ सेंस हो रहा था। वो कहती है कि अगर मैं और पास होती तो शायद मुझे पता लग जाता, पर हारुतो सोच रहा था कि मुझे तो कैपिटल में ज्यादा समय रुकना ही नहीं है, इसीलिए मुझे फालतू किसी से लेना देना ही नहीं है। जब वो लोग स्कूल में पहुंचते हैं तो वहाँ पे काफी लंबी लाइन थी, और जब वो उस लाइन से थक हार के अंदर जाता है तो उसे पेपर वर्क करना पड़ता है, जिसके बाद उसका दिमाग और भी खराब हो गया था। अब उन्हें उनका रूम भी मिल चुका था, लेकिन हारुतो काफी ज्यादा थका हुआ था, इसीलिए वो डोर से अपने खुद के घर जाता है ताकि वो अच्छे से आराम कर सके, और वो फ्ले से कुछ खाना बनाने को कहता है। चार्लेट कहती है कि हमें कैपिटल में किसी होटल में जाके खाना चाहिए। फ्ले कहती है पर मैं मास्टर के लिए कुछ बना सकती हूँ, जिसके बाद चार्लेट उसके कान में कुछ बोलती है और अब फ्ले भी मान जाती है और कहती है कि कभी कभी हमें कैपिटल में भी जाके खाना चाहिए। इसके बाद हारुतो उसके सीन गायब कर देता है और वो सभी लोग कैपिटल में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद चार्लेट एक मैप निकालती है और सभी को एक एक जगह दे देती है। हारुतो उससे पूछता है, तुम तो शायद यहाँ पे मजे करने आई थी ना? चार्लेट कहती है कि आई तो मैं मजे करने ही थी, लेकिन हमारे एनिमी के पास जियोग्राफिकल एडवांटेज है, इसीलिए हम इस जगह के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं। हारुतो मन में सोचता है कि ये जो करना चाहती है इसे करने देता हूँ। इसके बाद फ्ले और लीजा अपनी अपनी डायरेक्शन में चले जाते हैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। इसके बाद
बाद चार्लेट हारुतो का हाथ पकड़ती है और कहती है कि ये एक डेट है, चलो चलते हैं। वो सोचता है कि मैं इसका भाई हूँ तो शायद ये बचपने की वजह से ऐसा बोल रही होगी, बड़े होके तो बच्चे बदल ही जाते हैं। इसके बाद चार्लेट एक दुकान पे जाके रुकती है। उसे वहाँ पे एक ज्वेलरी बहुत पसंद आई थी और हारुतो उसे वो खरीद के दे देता है। इसके बाद शाम हो जाती है जहाँ चार्लेट आगे भाग रही थी, लेकिन तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है। वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। जब हारुतो वहाँ पे पहुँचता है तो वो उस लड़की को देख के मुंह घुमा लेता है। वो लड़की उसे देख के कहती है कि क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? मुझे तुम्हारा चेहरा तो याद नहीं, लेकिन तुम्हारा जो माना है वो काफी जाना पहचाना लग रहा है। पर हारुतो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा माना तो सिर्फ लेवल 2 पर है। उसके बाद वो लड़की अपने पार्ट टाइम इंटरव्यू के लिए वहाँ से चली जाती है। चार्लेट भी उसे देख के कहती है कि ये लड़की थोड़ी सी अजीब है, बता पाना मुश्किल है, लेकिन ये कोई आम लड़की नहीं है। हारुतो सोचता है कि लीजा ने भी यही बात कही थी, शायद जिनका माना लेवल ज्यादा होता है वो दूसरे के माना को सेंस कर पाते हैं, लेकिन मैं क्यों अपना फालतू सर दर्द करूं? मैं कल से अपने सेरेमनी वाले दिन तक बस अपने कमरे में ही पड़ा रहने वाला हूँ। इसके बाद हारुतो का क्लोन उसे बता रहा होता है कि एक टीचर ने आके उसे बताया था कि एंट्रेंस से पहले उसे एक प्रो एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। हारुतो सोचता है कि अगर वो इस टेस्ट में गलत आंसर लिखेगा तो एंट्रेंस सेरेमनी से पहले ही उसे स्कूल से बाहर निकाल देंगे, और इन्हीं इरादों के साथ हारुतो टेस्ट देने के लिए जाने लगता है। क्लासरूम में उसे क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। हारुतो का प्लान ये था कि वो सभी सवालों का गलत आंसर लिखेगा, लेकिन जब वो क्वेश्चंस को पढ़ता है तो उसे किसी भी चीज का जवाब नहीं पता था, इसीलिए वो उन सभी के नीचे लिख देता है कि मुझे नहीं पता। लेकिन तभी उसे एक क्वेश्चन दिखता है जो कि बैरियर मैजिक के बारे में था। हारुतो सोचता है कि अगर मैंने जानबूझ के सारे आंसर गलत लिखे तो लोगों को मुझ पे शक होगा, और क्योंकि हारुतो बैरियर मैजिक के बारे में जानता है इसीलिए वो उसके बारे में काफी ज्यादा डिटेल्स में लिख देता है। जिसके बाद लास्ट क्वेश्चन एंशिएंट मैजिक के ऊपर होता है, और हारुतो ने लाइब्रेरी में एंशिएंट मैजिक के बारे में काफी कुछ पढ़ा था, और जिसने वो बुक्स लिखी थी उसका नाम काफी ज्यादा लंबा था। वो ये सोचते सोचते ही वहाँ पे आंसर को ज्यादा ही लंबा लिख देता है। तभी टीचर उससे शीट को ले लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा माना टेस्ट होगा, और वो टीचर उसे एक रूम में लेके जाते हैं। तभी वहाँ से आवाज आती है, अच्छा काम किया पॉल। हारुतो देखता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी एक लड़की कहती है कि नीचे देखो, तुम जरूर हारुतो होंगे, और वो अपना नाम टेरेसा बताती है, जो कि स्कूल में एंशिएंट मैजिक की रिसर्च करती है। वो कहती है कि तुम ये सोच रहे होंगे ना कि ये छोटी सी लड़की आखिर एक प्रोफेसर कैसे बन गई, और हारुतो सच में अपने मन में यही सोच रहा था। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की, भले ही तुम्हें किंग का रिकमेंडेशन लेटर मिला हो, लेकिन अगर तुम मुझे पसंद नहीं आए तो मैं तुम्हें घर वापस भेज सकती हूँ। ये सुन के हारुतो खुश हो जाता है। क्या सच में? ये सुन के वो लड़की डर जाती है और कहती है कि तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? अब हारुतो की शीट पढ़ने के बाद वो लड़की थोड़ी हैरान हो जाती है। हारुतो सोच रहा था कि मैंने तो आधे अधूरे आंसर लिखे हैं, ये जरूर मुझे फेल करेगी। अब इसके बाद वो हारुतो के माना लेवल को मेजर करने जाते हैं, पर जब वो उसके माना को मेजर कर रहे थे तो वो क्रिस्टल काफी ज्यादा तेज ग्लो कर रहा था, जिसके बाद वो टूट जाता है। ये देख के हारुतो को लग रहा था कि मैंने इसे तोड़ दिया, शायद अब टीचर गुस्सा हो जाएगी और मुझे एकेडमी से निकाल देगी, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा कमाल के निकले। वो अपने अटेंडेंट से कहती है कि क्या तुमने देखा, उसने क्रिस्टल को तोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि इसके पास इतना ज्यादा मैजिक है कि क्रिस्टल उसे हैंडल नहीं कर पाया। पॉल कहता है कि मैंने तो ये सुना था कि इसका मैक्सिमम माना लेवल सिर्फ 2 है। प्रोफेसर कहती है कि मुझे इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं, और वैसे भी हमें इस क्रिस्टल बॉल के लॉजिक के बारे में पूरी तरह से नहीं पता, और एक मैजिक रिसर्चर होने के तौर पे हमें पहले इस क्रिस्टल के बारे में पूरी तरह से पता करना होगा, इससे पहले कि हम हारुतो के मैजिक के बारे में बात करें। और इतना ही नहीं, इसके आंसर्स भी काफी कमाल के हैं। क्वेश्चन पेपर में इतने एडवांस क्वेश्चंस थे, लेकिन उसमें हिम्मत थी कि उसने लिख दिया कि उसे नहीं पता, और इसे बैरियर मैजिक और एंशिएंट मैजिक के ऊपर जो आंसर लिखे हैं वो सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं। उसका एंशिएंट मैजिक वाला आंसर देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मैंने ही लिखा हो। ये सुन के हारुतो कहता है कि क्या, आखिर इसे ऐसा क्यों लग रहा है? तभी उसे रियलाइज होता है कि जो एंशिएंट मैजिक की बुक उसने पढ़ी थी उसकी ऑथर यही लड़की है। तभी प्रोफेसर कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं हारुतो को अपने साथ रखूंगी और किसी और प्रोफेसर को इसे नहीं ले जाने दूंगी, और ये मैटर सिर्फ हमारे बीच ही रहना चाहिए। पॉल कहता है कि ये मैटर तो शुरुआत से आपका ही था, क्योंकि आप ही थी जिसने ये सब करवाने का प्लान किया था। ये सुन के हारुतो कहता है कि क्या, इसका मतलब ये लोग सिर्फ मेरे मजे ले रहे थे? प्रोफेसर उसे अपनी रिसर्च को ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन हारुतो मना करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एंट्रेंस सेरेमनी का दिन आता है और चार्लेट हारुतो के क्लोन को एक गन देती है जो कि हारुतो ने उसे देने को कहा था। ये सेरेमनी में जाने के लिए काफी डरा हुआ था क्योंकि इसके पास जरा सा भी मैजिक नहीं है। सेरेमनी के खत्म होते ही हारुतो का क्लोन अपने रूम की तरफ भाग रहा होता है। तभी वो कुछ स्टूडेंट्स को देखता है जो उसे एक्सट्रोवर्ट लग रहे थे, इसीलिए वो उनकी नजरों में नहीं आना चाहता था और वो कोने में अपना सर झुका के आगे बढ़ने लगता है। तभी वो लड़का कहता है, ओए तुम सुनो मेरी बात। क्लोन को लगता है कि शायद वो उसे ही बुला रहा है। तभी वो कहता है, ओए सफेद बाल वाली लड़की, मेरी बात
सुनो। ये सुन के क्लोन को थोड़ी शांति मिलती है और वो वहाँ से नजरें झुका के आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो सीधा जाके उसी लड़की से टकरा जाता है। वो बंदा उन दोनों को देख के कहता है कि तुम दोनों आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना सैल्यूट करे यहाँ से जाने की, मेरे आगे झुको, मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वो लड़की कहती है कि माफ करना, मैं इस अकेडमी में आज ही आई हूँ, क्या ऐसा करना यहाँ का रूल है? तभी वो कहता है अब समझ में आया, ओए शाय लड़के, इसे यहाँ के रूल बताओ। लेकिन हारुतो सोच रहा था कि भाई मुझे क्या पता, और वैसे भी मुझे इन लोगों के बीच ज्यादा देर नहीं रहना, और इसीलिए वो अपने पेट दर्द का बहाना बना के वहाँ से जाने लगता है। ये देख के स्नाइडल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे झूठ बोल के मेरा मजाक उड़ाने की, और वो उस पर अपने मैजिक से हमला कर देता है। क्लोन भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्नाइडल बोलता है कि इस अटैक से कोई नहीं बच सकता। वो हारुतो के लग जाता है और वो नीचे गिर चुका था। ये देख के स्नाइडल कहता है कि अब तुम्हें समझ आएगा कि मेरी इज्जत कैसे करी जाती है। लेकिन तभी हारुतो उठ जाता है और कहता है कि मैं तो फालतू में डर गया था, ये डिफेंसिव बैरियर तो सच में काम कर गया। ये देख के स्नाइडर हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरे अटैक से तुम्हें जरा से भी खरोच नहीं आई। क्लोन सोचता है कि मुझे थोड़ी चोट लगने का बहाना तो करना ही पड़ेगा, और वो ड्रामे करने लगता है कि मैं काफी ज्यादा दर्द में हूँ। ये देख के स्नाइडर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर तुम मेरे अटैक के बाद भी खड़े कैसे हो? फिर वो लड़की हारुतो के पास आती है और कहती है कि तुम्हें इस सब में घसीटने के लिए माफ करना, ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ। तभी स्नाइडर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग दोबारा मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे। वो काफी खतरनाक स्पेल कास्ट कर रहा था। ये देख के एक लड़की बोलती है मिस्टर स्नाइडर, ये आप क्या कर रहे हैं, इससे आप उन दोनों को मार डालोगे। क्लोन समझ जाता है कि उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है और वो उस लड़की को वहाँ से भागने को कहता है। क्लोन अपनी गन निकालता है और उस पर अटैक करता है। वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था और उसके बाद वो वहाँ से भाग लेता है। और ये सारी बातें वो हारुतो को बता रहा था। वो ये भी बताता है कि कैसे एक प्रोफेसर आके उसके पीछे ही पड़ गई थी। हारुतो कहता है कि तुम्हारे साथ तो सच में काफी बुरा हुआ यार, तुम्हें जाके थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्नाइडर की एक साथी आकर हारुतो को एक लेटर देती है जो कि बैटल इनविटेशन था, लेकिन हारुतो उसे मना कर देता है। वो लड़की कहती है कि तुम इसे मना नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे फादर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और अगर तुम जानबूझ के हारे तो उससे भी ज्यादा बुरा होगा। वहीं वो सफेद बालों वाली लड़की सब कुछ देख रही थी। हारुतो कमरे में आने के बाद सोच रहा होता है कि क्या मुसीबत है यार, अब मुझे वाइस प्रेसिडेंट से लड़ना होगा, वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग होगा, आखिर मैं उससे कैसे हारूं। तभी वो देखता है कि वही सफेद बालों वाली लड़की उस लड़की से बात कर रही है जो लेटर लेके आई थी। जिसके बाद वो एक घोड़ा गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़की स्नाइडर के पास जाके कह रही होती है कि तुम इस डुअल को कैंसिल कर दो, क्योंकि ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ था, और वैसे भी तुम्हें देख के लग रहा है कि उसके अटैक ने तुम्हें काफी ज्यादा घायल कर दिया है, और इस वक्त तुम लड़ने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं हो। ये सुन के स्नाइडर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी हीलर के ऊपर वाइन फेंकता है और कहता है क्या तुम इसे जल्दी हील नहीं कर सकती। ये सब देख के हारुतो सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसा आदमी है यार, और ये लड़की उसके पास गई क्यों है। वहीं स्नाइडर उस लड़की की बात नहीं मान रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम इस लड़ाई को कैंसिल कर दो। वो कहता है कि मैं बताता हूँ, तुम यहाँ पे अपने सारे कपड़े उतारो और डांस करके दिखाओ। जिस पर वो लड़की पहले तो मना कर रही होती है, पर फिर उसे लगता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, और वो इसके लिए राजी हो जाती है। हारुतो सोच रहा होता है क्या ये सच में ऐसा करने वाली है। वहीं वो लड़की सच में अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन उसे शर्म भी आ रही थी, जिसकी वजह से वो रुक जाती है। स्नाइडर कहता है कि अगर तुमसे नहीं हो रहा तो क्या मैं अपने लड़कों को तुम्हारी मदद करने भेजूं। वो लड़की कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है और अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है। हारुतो सोच रहा था कि इसका दिमाग खराब है क्या, आखिर ये इस हद तक कैसे बढ़ सकती है। अब अचानक से वहाँ पे अंधेरा हो जाता है और हारुतो उसे कुछ कपड़े देता है। वो पहचान जाती है कि ये तो ब्लैक नाइट है। वो गुस्से में कहता है कि अपनी थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो, और वो उसे घर वापस जाने को कहता है। इधर स्नाइडर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हारुतो उसके पीछे आता है और कहता है कि हम अलग डायमेंशन में हैं, यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। वो कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि तुमने काफी सारे गुनाह किए हैं और मैं यहाँ पे तुम्हें उसकी सजा देने आया हूँ। स्नाइडर उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन हारुतो उसकी चोट पे अपने मैजिक से कुछ लगा देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर एक ब्लॉक डाल दिया है, तुमने 3 पाप किए हैं। पहला ये कि स्कूल में मैजिक से अटैक करना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने एक न्यू स्टूडेंट पे एक जानलेवा हमला किया। वो कहता है कि मैं हैफन फैमिली का नया हेड बनने वाला हूँ और साथ ही मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। उनका सीनियर होने के तौर पे मैं बस उनको गाइड कर रहा था। हारुतो कहता है कि उसे गाइडेंस नहीं कहते, और तुम्हारा दूसरा अपराध ये है कि तुमने अपने जूनियर को पब्लिक में पनिश करने के लिए एक बैटल का इनविटेशन भेज दिया, और तीसरा तुम्हें लड़कियों से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए और इसीलिए तुम इसी ब्लॉक के साथ कुछ टाइम तक रहोगे, और अगर तुमने इस पे मैजिक यूज करने की कोशिश करी तो ये और भी ज्यादा टाइट होके तुम्हारे जख्मों को दबाएगा, जिससे तुम्हें ही दर्द होगा और अपना हाथ खो बैठोगे। वो उसी वक्त उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो और टाइट होके उसका दर्द बढ़ा देता है। हारुतो कहता है कि मैंने मना किया था ना, और तुम अपनी फाइट को कैंसिल कर दो, क्योंकि ऐसे तो तुम लड़
लड़ने से रहे और जब तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर लोगे मैं इसे हटा दूंगा। अब वो वापस रूम में आ जाते हैं और स्नाइडल दर्द के मारे जमीन पे पड़ा हुआ था। वो लोग आके उसे हील करने लगते हैं, लेकिन मैजिक के यूज से वो और भी ज्यादा टाइट हो जाता है। फिर स्नाइडल बोलता है, ब्लैक नाइट, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। अगले दिन हारुतो ना चाहते हुए भी सभी स्टूडेंट्स का सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है। वो पूछते हैं कि क्या उसका लेवल सच में 2 है, क्योंकि उसने स्नाइडर को एक ही हिट में हरा दिया था। वो किसी तरह वहाँ से बच के बाहर आता है, लेकिन उसका दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि उसे लगा था उसकी इन सब हरकतों से उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो इसका उल्टा हो रहा है। जब वो बाकी स्टूडेंट्स के पास से गुजर रहा होता है तो वो लोग भी इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो कितना पावरफुल है, और कुछ लड़कियां उसे क्यूट भी बोल रही थी। वो अपने रूम की तरफ भागने लगता है, तभी टेरेसा उसे रोकती है और उसे फिर से अपनी रिसर्च लैब को ज्वाइन करने को कहती है। पर उसने पहले उसके क्लोन का दिमाग खाया था, इसलिए हारुतो कहता है कि मुझे सही से याद नहीं कि हमने पहले क्या बातें की थी। लेकिन वो कहती है कि मैं सारी चीजें तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर वो उसे बताती है कि स्कूल के अंदर 2 करिकुलम होंगे और उनमें से तुम्हें किसी एक में एनरोल होना पड़ेगा। पहला नाइट का कोर्स है जिसके अंदर तुम्हें सभी मैजिक को यूज करना सिखाया जाएगा। दूसरा रिसर्च का कोर्स है जो कि नए नए तरीके के मैजिक बनाते हैं और उन्हें यूज करने के तरीके ढूंढते हैं। वो कहती है कि ये तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट एंशिएंट मैजिक में है। लेकिन हारुतो फिर भी ज्वाइन करने से मना कर देता है। तभी एक लड़का उसे कहता है कि मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ ही लिया, और वो पंच बना के उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन हारुतो उसे जमीन पे पटक देता है। वो सोचता है कि आखिर ये कौन बंदा है जो कि आते साथ मेरे ऊपर अटैक करने लगा है। तभी वहाँ पे मारियाना आती है। वो कहती है कि लायस, क्या तुम बिना वायलेंट हुए किसी को हेलो भी नहीं कह सकते? हारुतो देखता है कि ये तो मारियाना है, तो क्या इसका मतलब ये हट्टा कट्टा बंदा लायस है? मारियाना कहती है, हारुतो तुमसे मिले काफी समय हो गया। लायस कहता है कि तुम तो पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। हारुतो कहता है कि योर मैजेस्टी, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? लायस कहता है कि अरे फॉर्मेलिटी बंद कर यार, स्कूल में हम दोनों ही स्टूडेंट्स हैं। लेकिन हारुतो कहता है कि मैं तो मारियाना से बात कर रहा था। ये सुन के वो चिढ़ जाता है। मारियाना उससे पूछती है कि हारुतो, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन सा कोर्स ले रहे हो? वो कहता है कि अभी तो नहीं किया। वो कहती है तो क्यों ना तुम उसी लैब को ज्वाइन कर लो जिसमें मैं हूँ। वहीं लायस कहता है कि हारुतो मेरे साथ ज्वाइन करेगा, पर टेरेटा कहती है कि हारुतो सिर्फ मेरा है। लायस कहता है कि कोई भी प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर सकती। वो कहती है तो तुम भी नहीं कर सकते, चाहे तुम रॉयल्टी ही क्यों ना हो। तभी लायस उसे पहचान लेता है और हारुतो को वार्न करता है कि वो इस औरत से दूर रहे। उसकी रिसर्च बिल्कुल यूजलेस है और उसके बाकी प्रोफेसर्स के साथ पंगे चलते रहते हैं। पर टेरेटा कहती है कि बाकी लोगों का दिमाग इतना नहीं चलता कि वो मेरी रिसर्च को समझ पाए। जिसके बाद वो सभी लोग हारुतो के पीछे लड़ने लगते हैं और पूछते हैं कि वो किसकी क्लास को ज्वाइन करेगा। लेकिन तभी वहाँ पे वो सफेद बालों वाली लड़की आ जाती है जो कि हारुतो से कुछ कहना चाहती थी, और हारुतो मौके का फायदा उठाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था, आज मेरे इसके साथ कुछ प्लान्स हैं। ये देख के मारियाना जेलस फील करने लगती है और लायस से पूछती है आखिर उस लड़की का हारुतो के साथ क्या रिश्ता है। लायस कहता है अरे मुझे कैसे पता होगा। अब वो लोग किसी तरह वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम उससे क्या चाहती हो। वो लड़की कहती है कि मैं थोड़ी सी क्यूरियस हूँ, मैं तुमसे कल मिली थी, ये बताओ क्या आज भी तुम वही पर्सन हो। ये सुन के हारुतो सोचता है कि आखिर इसे कैसे पता चला। वो कहती है क्योंकि कल के हिसाब से तुम आज बिल्कुल अलग लग रहे हो। ये सुन के हारुतो थोड़ा अलर्ट हो गया था, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है। हारुतो सोचने लगता है कि ये मेरे और मेरी कॉपी के अंदर डिफरेंशिएट कर सकती है, इसका मतलब ये कोई आम लड़की नहीं है। वो कहती है कि ये तो बैरियर मैजिक है। हारुतो पूछता है क्या तुम इसे देख सकती हो। वो कहती है देख तो नहीं सकती पर सेंस कर सकती हूँ। फिर हारुतो पूछता है वैसे तुम्हें मेरे बारे में क्या चीज अलग लग रही है। वो कहती है कि जब मैं तुमसे पहले मिली थी तब ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी माना नहीं है, लेकिन आज तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा माना है कि तुम मुझे भी बड़ी आसानी से हरा दोगे। हारुतो याद करता है कि जब वो पहली बार फ्ले से मिला था तब उसने भी उसके माना को काफी ज्यादा बताया था, यानी डीमंस माना को काफी जल्दी सेंस कर लेते हैं। इसलिए वो उससे पूछता है तुम भी मुझे एक बात बताओ, क्या तुम एक डीमन हो। ये सुन के वो अपने आप को चेक करने लगती है और पूछती है कि क्या मैं तुम्हें एक डीमन की तरह दिखती हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ। फिर हारुतो अपना बैरियर हटा लेता है और उसके क्वेश्चन का आंसर करता है कि तुम हमें एक ही पर्सन समझो और फिलहाल के लिए मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ। फिर इरिस उसे मुसीबत में डालने के लिए माफी मांगती है और साथ ही उसका शुक्रिया अदा भी करती है और उसकी रिक्वेस्ट है कि हारुतो उसका दोस्त बन जाए। हारुतो कहता है ओके। इरिस इस बात को हाँ समझ लेती है और ब्लश करते हुए कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो खुश इसलिए थी क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार एक दोस्त बनाया है। हारुतो उससे पूछता है लेकिन तुम मुझे ही दोस्त क्यों बनाना चाहती हो। इरिस कहती है कि हम बार बार एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं, तो शायद भगवान भी यही चाहते हैं। हारुतो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है जो तुमने आज तक एक भी दोस्त नहीं बनाया। वो लड़की बताती है कि जब वो पैदा हुई थी तो उसे अबैंडन कर दिया गया था और जितने भी लोगों ने उसे अडॉप्ट किया उन सभी ने उसे वापस छोड़ दिया और ऐसा पूरी 4 बार हुआ। हारुतो पूछता है कि इसकी कोई वजह तो रही होगी। वो कहती है कि मैंने तो बस उनसे बात करने की कोशिश की। हारुतो सोचता है कि कोई भी डर जाएगा अगर कोई पैदा
पैदा होते साथ ही बात करने लगेगा। वो बताती है उसके बाद मैं मोनेस्ट्री में रहने लगी, लेकिन वहाँ भी उसे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता था। लेकिन वहाँ पे एक प्रीस्ट थे जो कि उसका काफी ख्याल रखते थे। लेकिन जब वो 5 साल की थी तभी वो गुजर गए, और क्योंकि वो इतनी आइसोलेटेड जगह पे रहती थी इसीलिए किसी ह्यूमन के साथ उसका इंटरेक्शन हो ही नहीं पाया, और इसी वजह से उसकी सोशल स्किल्स काफी ज्यादा बेकार है और ना ही उसे ये पता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में कैसे रहा जाता है। पर हारुतो कहता है कि तुमने गलत आदमी से दोस्ती कर ली है, क्योंकि मेरी भी जिंदगी ऐसी ही रही है, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, तुम मुझसे कुछ भी नहीं सीख पाओगी। ये सुन के इरिस कहती है कि ये तो परफेक्ट है, फिर हम लोग साथ मिलकर सब कुछ सीखेंगे। अब हारुतो सोचने लगता है कि अगर स्कूल में मेरे दोस्त बनेंगे भी तो वो काफी मतलबी होंगे, तो इससे अच्छा तो मैं इसी से दोस्ती कर लूं, इसकी वजह से मैं उन लोगों से बच जाऊंगा। और वो उससे पूछता है कि तुमने कौन सा कोर्स डिसाइड किया। वो कहती है कि मैं एंशिएंट मैजिक पढ़ने वाली हूँ। ये सुन के हारुतो सोचता है कि आखिर उसी के साथ क्यों, चलो कोई बात नहीं, मुझे एडजस्ट करना ही पड़ेगा। वो कहता है कि चलो ठीक है, हम दोनों साथ में एंशिएंट मैजिक सीखेंगे। इरिस बोलती है कि इतना सब सुनने के बाद भी तुम मेरे फ्रेंड बने रहना चाहते हो। ये बात सुन के वो काफी ज्यादा खुश थी, और उसकी स्माइल देख के हारुतो सोचता है यार इसकी स्माइल तो चार्लेट को भी टक्कर दे रही है। फिर हारुतो कहता है कि तुमने मुझे सब कुछ तो बता दिया लेकिन अपना नाम नहीं बताया, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी, इंसान अपनी बातों की शुरुआत अपना नाम बता के करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चार्लेट हारुतो के बिना काफी बोर हो रही थी। तभी अचानक से उसे ये सेंस होता है कि हारुतो के साथ जरूर कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, और वो ये चेक करने के लिए वहाँ पे जाने लगती है। वहीं फ्ले बेचारी रोने लगती है क्योंकि हारुतो ने उसे कैपिटल में आने से मना कर दिया है। लीजा कहती है कि मुझे दूसरों को सर्व करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए मैं अकेली रहती थी, लेकिन तुमने अपने आप को इस लाइफस्टाइल में काफी अच्छे से ढाल दिया, ये काफी इम्प्रेसिव है। और अपनी तारीफ सुन के फ्ले शर्माने लगती है। वो कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले मैं डीमन किंग के लिए काम करती थी। लीजा उससे पूछती है वैसे डीमन किंग आखिर कैसे थे। फ्ले बताती है कि डीमन किंग बहुत ही काइंड थे, वो डीमंस और मॉन्स्टर्स को हमेशा पहले रखते थे, लेकिन इस काइंडनेस की वजह से उनकी दूसरे डीमंस के साथ बहस हो गई क्योंकि वो ह्यूमंस को भी काफी अच्छे से ट्रीट किया करते थे। डीमन किंग एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जिसमें डीमंस और इंसान साथ में शांति से रह सके, और उन्होंने फ्लैश प्रिंसेस से पहले ही हारने का डिसाइड कर लिया था। लीजा पूछती है कि इसका क्या मतलब। फ्ले बताती है कि जब फ्लैश प्रिंसेस आई थी तो डीमन किंग ने सभी डीमंस को वहाँ से हटा दिया था और खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। शायद उन्होंने प्लान बनाया था कि अगले जन्म में वो ह्यूमन के तौर पे पैदा होंगे। लीजा कहती है कि इसका मतलब वो इंसान बनना चाहते थे और इंसान बन के लोगों के पर्सपेक्टिव को चेंज करना चाहते थे। फ्ले कहती है हाँ। लीजा कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि डीमन किंग ने इस सब के लिए इतनी ज्यादा प्लानिंग की होगी। फ्ले बोलती है कि सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि डीमन किंग का जन्म उसी फ्लैश प्रिंसेस के पेट से हुआ है जिसने उन्हें पिछले जन्म में मारा था। हारुतो ने उससे कहा था कि वो पिछले जन्म के बारे में सारी चीजें भूल चुका है, लेकिन डीमन किंग की एक आदत थी कि वो लोगों का नाम छोटा कर दिया करते थे, और इसीलिए जब हारुतो ने फ्ले का नाम छोटा किया था तो उसे यकीन हो गया कि वही डीमन किंग है। लीजा उससे पूछती है कि वैसे डीमन किंग का नाम क्या था। फ्ले कहती है मैं तुम्हें बता रही हूँ, पर ये तुम किसी से मत कहना। डीमन किंग का असली नाम था इरिसफीलिया। वहीं वो लड़की भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम इरिसफीलिया बताती है। हारुतो कहता है कि तुम्हारा नाम काफी लंबा है, क्या मैं तुम्हें सिर्फ इरिस बुला सकता हूँ। इरिस कहती है हाँ, मैं भी पहले नामों को छोटा कर दिया करती थी, तुमने मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिला दी। इसके बाद हारुतो वहाँ से जाने लगता है। तभी इरिस उसे रोकती है और पूछती है कि क्या तुमने क्लास के लिए साइन अप फॉर्म भर दिया, अगर नहीं भरा तो हम साथ में चल के भरते हैं। हारुतो मान जाता है और कहता है कि चलो फिर मेरे रूम में चलते हैं। लेकिन रास्ते में हारुतो सोचने लगता है कि मैंने बिना सोचे समझे एक लड़की को अपने रूम पे इनवाइट कर लिया, पर अब मैं इसे डायरेक्ट मना नहीं कर सकता, काफी अजीब लगेगा। चलो अब आ ही गए हैं तो अपना काम निपटा लेते हैं ताकि ये जल्दी यहाँ से चली जाए। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो देखता है कि वहाँ पे चार्लेट बैठी हुई है। उसे देख के चार्लेट चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि हारुतो की गर्लफ्रेंड बन गई है, लेकिन हारुतो बताता है कि ये सिर्फ उसकी दोस्त है। ये सुन के चार्लेट को थोड़ा रिलीफ फील होता है, लेकिन चार्लेट को लगने लगता है कि काफी जल्दी ही हारुतो के पास 10 से 12 लवर्स हो जाएंगी, इसीलिए उसे तैयारी करनी होगी। हारुतो पूछता है कि किस चीज की तैयारी। वो कहती है तुम्हारी सेकंड वाइफ बनने की। इरिस को उनकी बातें थोड़ी अजीब लग रही थी क्योंकि ऑब्वियसली वो उसकी छोटी बहन है। हारुतो सोचने लगता है कि वो बच्ची है इसीलिए बचपने में कह रही है, लेकिन बड़े होने के बाद वो जरूर मुझसे नफरत करेगी। जिसके बाद वो दोनों लड़कियों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो अपनी क्लास के लिए फॉर्म भरने लगते हैं, लेकिन वो अपनी क्लासेस का सिलेक्शन रैंडमली डाइस को रोल करके कर रहा था, जिसे देख के इरिस भी हैरान हो जाती है। पर चार्लेट कहती है कि चाहे वो कोई सी भी क्लास चुने वो हमेशा उसमें टॉप ही करेगा क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं है बल्कि एक काफी महान इंसान है। उसके बाद हारुतो चार्लेट को अपना फॉर्म भरने को दे देता है और वो उसकी क्लासेस सिलेक्ट करती है। हारुतो को उस पे पूरा भरोसा था, इसलिए वो चेक भी नहीं करता कि उसने क्या क्या भरा है। ये देख के इरिस हैरान हो जाती है। वो पूछती है क्या तुमने एकेडमी को कुछ हासिल करने के लिए ज्वाइन नहीं किया। चार्लेट कहती है कि हारुतो का गोल पढ़ाई
पढ़ाई लिखाई से अलग है, पर मैं तुम्हें वो नहीं बता सकती। अब हारुतो चार्लेट से उसका यहाँ पे आने का रीजन पूछता है। चार्लेट कहती है कि यहाँ पे मुझे जो भी करना था वो मैंने कर लिया, और वो वहाँ से जाने लगती है। इरिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चार्लेट इतनी दूर से यहाँ पे आई कैसे। तभी हारुतो आयरिस की आंखें बंद कर देता है ताकि वो एनीवेयर डोर को देख न ले। इसके बाद हारुतो आयरिस से कहता है कि चलो अब मेहनत करते हैं, और मन में कहता है स्कूल से बाहर निकलने के लिए। एक हफ्ते बाद हम हारुतो को उसी कैबिन में उठते हुए देखते हैं। वो डिप्रेशन में था क्योंकि अब उसकी क्लासेस शुरू होने वाली है। चार्लेट उसे उसका शेड्यूल देती है और उसे बताती है कि आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको सी क्लासेस में रखा गया है, और आपके एग्जाम परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे यकीन है कि आप जल्दी ही क्लास ए में पहुंच जाओगे। पर हारुतो का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो देखता है कि उसमें करिकुलम के अलावा सारी की सारी हार्ड एडवांस लेवल की क्लासेस हैं। चार्लेट कहती है कि मैंने ये सब इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे पता था कि आप इन सब में आसानी से टॉप कर लेंगे। हारुतो सोचता है कि चलो मेरे पास अच्छा मौका है, मैंने इतनी मुश्किल क्लासेस ज्वाइन की हैं, तो टीचर्स को निराश करने में काफी आसानी होगी। हारुतो क्लास में आयरिस के साथ जाने लगता है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हारुतो जैसे पर्सन को क्लास सी में रखा गया है जबकि वो खुद क्लास ए में जा रही है। लेकिन उसे यकीन था कि हारुतो को जल्दी ही क्लास ए में भेज दिया जाएगा। जब हारुतो क्लास के अंदर एंटर करता है तो सारे लोग उसे ही देख रहे थे। उसने स्नाइडर को हराया जो था। इसके बाद उनका टीचर उनसे टेस्ट लेने वाला होता है, और क्योंकि वो लोग क्लास सी में थे तो उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन्हें ऊपर या फिर नीचे वाली क्लास में भेज दिया जाएगा, और इसीलिए सबसे पहले वो उनका टेस्ट लेगा। हारुतो सोचता है कि सही मौका है अपने आप को मंद बुद्धि साबित करने का, पर जब वो टेस्ट देखता है तो उसे लगता है कि तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चन तो चार्लेट तब निपटा लेती थी जब वो बिल्कुल छोटी सी थी। उसे लगता है कि दाल में कुछ काला है। टीचर उसे आसान क्वेश्चंस इसीलिए दे रहे हैं ताकि वो उनका मोटिव चेक कर पाए, क्योंकि अगर उसने इतने आसान क्वेश्चंस का भी आंसर नहीं दिया तो सभी को उस पर शक होने लगेगा, और इसीलिए वो एवरेज परफॉर्म करने का डिसाइड करता है ताकि उसे पूरे 60 नंबर मिले। टेस्ट खत्म होने के बाद टीचर बोलते हैं कि सभी लोगों ने काफी बुरा परफॉर्म किया है, सबका एवरेज स्कोर सिर्फ 20 है। लेकिन ये ज्यादा हैरानी की बात नहीं है क्योंकि क्लास बी का एवरेज स्कोर 50 था। पर वो इस बात से काफी ज्यादा खुश था कि उनकी क्लास में एक बंदा ऐसा भी है जो कि पूरे 60 मार्क्स लेके आया है, और वो है हारुतो। ये चीज देख के हारुतो हैरान था। वो सोचने लगता है कि मेरे क्वेश्चन आसान थे या फिर मेरी पूरी क्लास ही मंदबुद्धि है। पर फिर उसे रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं है, ये स्टूडेंट्स बेवकूफ नहीं है, बल्कि उसकी छोटी बहन कुछ ज्यादा ही समझदार है। वो बचपन से ही जीनियस है। टीचर को लगता है कि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, और इसीलिए उसे सीधा क्लास ए में भेज दिया जाता है। जब वो अपनी नई क्लास को ज्वाइन कर रहा होता है तो तुरंत ही आयरिस और लायस उसे उठा के अपने साथ ले जाते हैं और इस बात पे लड़ने लगते हैं कि हारुतो के साथ कौन बैठेगा। लेकिन टीचर उन्हें डांट लगा देती है। वो कहती है कि तुम तीनों सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो और तुमने मेरी एडवांस क्लास को ज्वाइन कर लिया, और साथ ही तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने बैठ के बातें करोगे। अगर तुम मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। और हारुतो और इरिसफिलिया, मैंने सुना है कि तुमने उस चश्मिश की क्लास को भी ज्वाइन किया है, और इसीलिए तुम दोनों की खातिरदारी में अलग से करूंगी। वो टीचर अपना नाम ओरोटोरिया बताती है और सभी को एलिमेंटल थ्योरी पढ़ाना शुरू करती है। वो डेमोन्स्ट्रेट के लिए इरिस को आगे बुलाती है और हम देखते हैं कि इरिस के पास सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। ये देख के वो इम्प्रेस होती है, लेकिन वो इस बात से डिसअपॉइंट थी कि उसका माना लेवल सिर्फ 5 पे है, और वो उसे अपनी लैब ज्वाइन करने को कहती है ताकि उसका माना लेवल जल्दी से बढ़ पाए। लेकिन इरिस मना करके पीछे आ जाती है। फिर टोरिया सबको बताती है कि सभी के पास एक मेन एलिमेंट होता है और बाकी के सभी एलिमेंट्स को सब एलिमेंट कहा जाता है। लेकिन ये स्टोन हमें इतनी ही जानकारी देता है, अगर मेन एलिमेंट पे किसी का 100% कंट्रोल है तो बाकी के सभी एलिमेंट्स पे उसका कितना % कंट्रोल होगा, इस चीज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। लेकिन हारुतो के पास एक स्टेटस स्किल है जिससे वो सभी के स्किल्स और स्टैट्स को देख सकता है। टीचर बताती है कि सब एलिमेंट की क्वांटिफिकेशन चेक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। जैसे अगर तुम्हारा सब एलिमेंट फायर है और तुम मसल एनहांस यूज करते हो तो तुम ये पाते हो कि साथ में फायर एलिमेंट को यूज करते हुए तुम्हारे मसल एनहांसमेंट की एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और वो लायस से उसका रीजन बताने को कहती है। वो कहता है कि शायद बार बार मसल एनहांस यूज करने से तुम उसे मास्टर कर लेते हो, शायद इसीलिए। टीचर को उसका आंसर पसंद आता है, लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं था और साइंटिस्ट ने उसके अगेंस्ट काफी सारी आर्गुमेंट्स दे रखी है। तभी हारुतो बोलता है कि शायद ये उसकी हिडन प्रॉपर्टीज की वजह से होता होगा। ये सुन के टीचर शॉक हो जाती है और उसके पास आके पूछती है कि आखिर तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता चला। वो कहता है कि मेरे माना कैलकुलेटर में कुछ और टर्म्स भी दिखाते हैं और उन्हें मैं हिडन प्रॉपर्टीज कहता हूँ, लेकिन ये बात मैंने सिर्फ चार्लेट को बताई थी। अब टीचर के पूछने पे वो एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि मान लो तुम्हारे फायर एलिमेंट के अंदर एक हिडन प्रॉपर्टी है मसल एनहांसमेंट, तो इसका मतलब ये है कि जब भी तुम फायर एलिमेंट को यूज करोगे तो उससे मसल एनहांसमेंट का इफेक्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। वो कहती है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। ये तो वाइसोला की रिसर्च है, वो एक
एक ऐसा पर्सन है जो कि काफी समय से हमें रिसर्च पेपर भेज रहा है और वो रिसर्च हमसे कई जनरेशन आगे है, इसीलिए हम उसे काफी सावधानी से समझ रहे हैं। यहाँ तक कि हमने इस बारे में रॉयल फैमिली तक को नहीं बताया, लेकिन तुम्हें इस बारे में पता है। मुझे यकीन नहीं होता कितना टैलेंटेड स्टूडेंट हमारे साथ है, तो क्यों ना तुम उस चश्मिश की लैब को छोड़ के मेरी लैब ज्वाइन कर लो। लेकिन हारुतो मना कर देता है। उसके बाद टोरिया पूछती है कि कहीं वो वाइसोला तुम ही तो नहीं हो जो कि अपनी पहचान छुपा के हमें वो रिसर्च भेजता है। लेकिन हारुतो कहता है कि मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। वैसे मुझे जानना है कि वाइसोला जैसा कूल नाम आखिर रख कौन सकता है। वो समझ गया था कि ये मास्टरमाइंड चार्लेट ही है जिसने व्हाइट आउल को वाइसोला बना दिया और वो रिसर्च पेपर उसी ने भेजे थे। इसके बाद हारुतो और आयरिस लैब ज्वाइन करने के लिए प्रोफेसर के पास आते हैं। ये सुन के प्रोफेसर और पॉल काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो दोनों पार्टी करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हारुतो और आयरिस एक जगह पे बैठे हुए थे और वो असल में हारुतो नहीं बल्कि हारुतो का क्लोन था जो वहाँ से चुपके से जाने वाला था। लेकिन तभी पॉल की चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो वहाँ जाके देखता है तो वहाँ पे स्नाइडर को बांध रखा था। प्रोफेसर कहती है कि अरे हाँ, ये तो कल आया था, मैं तो इसके बारे में भूल ही चुकी थी। इसके ऊपर किसी ने स्पेल कास्ट किया है और ये मेरे पास मदद मांगने आया था। इसके ऊपर जो मैजिक यूज हुआ है शायद वो एंशिएंट मैजिक हो सकता है, इसीलिए ये हमारा एंशिएंट मैजिक पे रिसर्च करने का काफी अच्छा मौका है। अब वो एक लकड़ी को उसके ऊपर टच करती है जो कि वहाँ से आर पार हो जा रही थी। वो इरिस से पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है। वो कहती है कि ये दिख नहीं रहा है, शायद ये नॉन एलिमेंटल मैजिक हो सकता है। टोरिया कहती है बिल्कुल सही, ये एक बैरियर है जो कि नॉन एलिमेंटल मैजिक से बना है। हारुतो शॉक था कि उसने बैरियर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली। टोरिया जानना चाहती थी कि आखिर ये मैजिक किसने यूज किया और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो स्नाइडर के थप्पड़ ही थप्पड़ जड़ देती है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता है ना मैं हैफन फैमिली का होने वाला हेड हूँ। टोरिया कहती है मुझे इस बारे में अच्छे से पता है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस मैजिक को नहीं हटा सकती। इसका मतलब ये है कि जिसने इसे कास्ट किया इसे सिर्फ वही हटा सकता है। तो अब टाइम वेस्ट मत करो और बताओ ये मैजिक किसने कास्ट किया था। वो बताता है कि वो एक आदमी था जिसने ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे। टोरिया कहती है कि ऐसा तो सिर्फ एक ही बंदा है और हारुतो उसके बारे में जानता होगा क्योंकि वो उनके बॉर्डर के आसपास ही देखा गया था। हारुतो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी वो कहती है कि ब्लैक नाइट को कासल के आसपास भी देखा गया है और उसका यहाँ दिखना तभी शुरू हुआ जब से हारुतो यहाँ पे आया है। वो उसके ऊपर शक करने लगती है कि आखिर किंग ने सिर्फ उसी के लिए रिकमेंडेशन लेटर क्यों दिया। तुम हमसे कौन से राज छुपा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें एंशिएंट मैजिक के बारे में बहुत कुछ पता है, प्लीज मुझे भी बताओ। और वो उससे काफी सारे सवाल करने लगती है। वो क्लोन हारुतो सोच रहा था कि आखिर मैं कहाँ फंस गया। तभी ओरिजिनल हारुतो वहाँ पे ब्लैक नाइट बन के आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो कहता है कि उसका हारुतो के साथ कोई लेना देना नहीं है और वो बस कैपिटल में बुराई खत्म करने के लिए आया है। टोरिया उसे देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो उसके कपड़ों की तारीफ करती है और बोलती है कि इसका मतलब तुम्हें पता था कि ये अमीर लड़का एक काफी सस्पिशियस ग्रुप का मेंबर है। हारुतो सोचने लगता है कि क्या इविल सिंडिकेट सच में एग्जिस्ट करता है। ब्लैक नाइट कहता है कि हाँ, मुझे इस सब के बारे में पहले से ही पता था। वो स्नाइडर से कहता है कि अगर तुम मेरी वार्निंग्स का ध्यान रखो और उस डुएल को कैंसिल कर दो तो मैं कल तक तुम्हारे ऊपर से मैजिक हटा दूंगा। और ये बात स्नाइडर को माननी ही पड़ती है। उसके बाद ब्लैक नाइट वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी टोरिया उसे अपने मैजिक में बांध लेती है। वो कहती है कि तुम्हारी जैसी स्किल वाला पर्सन भी मेरे स्पेल को अनबाइंड नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तब तक यहाँ से नहीं जाने दूंगी जब तक तुम मेरे 271 क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे देते। लेकिन हारुतो आसानी से उस मैजिक को तोड़ देता है और टोरिया को अपने बैरियर मैजिक से पैरालाइज कर देता है। लेकिन इससे वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है। पॉल टोरिया से कहता है कि एनालाइज करना बंद करो और उससे माफी मांग लो। लेकिन वो उसके मैजिक में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड थी। पर तभी अचानक से उसे सूसू लग जाती है और वो उससे कहती है कि प्लीज मुझे फ्री कर दो। पर हारुतो उससे प्रॉमिस करवाता है कि अब से वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर देगी। और अब फाइनली टोरिया को ये बात माननी पड़ती है और जैसे ही हारुतो वहाँ से चला जाता है उनके ऊपर से मैजिक हट जाते हैं। इसके बाद रात को उन सभी की वेलकम पार्टी जारी रहती है। टोरिया इरिस को ड्रिंक देती है जिसकी वजह से उसे नशा चढ़ जाता है। वो हारुतो को भी पिलाना चाहती थी लेकिन उसका कप भरने के बाद वो खुद ही उसे पी लेती है। इसके बाद अचानक से वो उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वो उसका दोस्त बना और उसने उसके साथ में इस लैब को ज्वाइन किया। फिर वो सो जाती है। टोरिया को भी अब चढ़ चुकी थी और वो हारुतो से पूछती है कि क्या वो जानता है कि आखिर इरिस एंशिएंट मैजिक में क्यों इंटरेस्टेड है। लेकिन क्लोन कहता है कि नहीं। टोरिया कहती है कि असेसमेंट के दौरान ये पता चला था कि उसके पास सारे एलिमेंट्स हैं और ये होना काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन उसका लेवल सिर्फ 5 है और शायद इसी वजह से वो एंशिएंट मैजिक के बारे में जानना चाहती है। उसे शायद लगा होगा कि एंशिएंट मैजिक में उसका लेवल बढ़ाने का कोई तरीका जरूर होगा क्योंकि कहा जाता है कि उस टाइम के लोगों के लेवल मैक्सिमम 100 हुआ करते थे। वहीं दूसरी तरफ स्नाइडर का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रखा था क्योंकि उसे डुएल को कैंसिल करने के लिए मजबूर किया गया जिसकी वजह से उसके स्कूल में बहुत बेइज्जती होने वाली है और उसके फादर ने
कल्ट ऑफ लूसीफर को ज्वाइन किया था ताकि वो करंट किंग को हटा के खुद किंग बन जाए, और इस हिसाब से स्नाइडर अगला किंग बन जाता। वो हारुतो को अपनी रेपुटेशन को नीचे गिराने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो कुछ असासियंस को बुलाता है और उन्हें हारुतो और उसके दोस्तों को मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि कोई उस पर नजर रख रहा है। फिर सभी असासियंस लैब की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें पता लगता है कि सभी लोग अभी अंदर सो रहे हैं। वो टोटल 20 एलाइट असासियन लेके आए थे, तो उन्हें यकीन था कि ये मिशन सक्सेसफुल होगा। जब वो लैब की तरफ जा रहे होते हैं तो वो एक इनविजिबल बैरियर से टकरा जाते हैं और वो बिल्डिंग के चारों तरफ चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग इस बैरियर से घिरी हुई है। एक असासियन उसे चाकू से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। तभी उनके सामने एक दरवाजा आ जाता है। जब एक बंदा उस दरवाजे को हल्का सा खोलता है तो हारुतो उसे अंदर खींच लेता है। उसका कैप्टन उस डोर को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन उनके सारे अटैक्स वो डोर अब्सॉर्ब कर ले रहा था। जिसके बाद वहाँ पे काफी सारे दरवाजे आ जाते हैं और एक एक करके वहाँ से सभी असासियंस गायब होने लगते हैं। तभी दरवाजे से हारुतो आता है और वो उस पर अटैक करते हैं। उन्हें लगा था कि उन्होंने उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी वहाँ पे काफी सारे हारुतो आने लगते हैं और जब वो उनका चेहरा देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये उन्हीं के साथ ही हैं। तभी वहाँ पे असली हारुतो आता है और उनके अटैक करने से पहले ही उन सभी को पैरालाइज कर देता है और उन सभी को बांध के स्नाइडर के पास ले आता है। वो उससे कहता है कि तुम अभी भी नहीं सुधरे, तुमने ही इन्हें ऑर्डर्स दिए थे ना। पर स्नाइडर कहता है कि वो इन सबको नहीं जानता। तभी हारुतो से रिकॉर्डिंग शो करता है जिसमें उसने कहा था कि उन सबको मार डालो। स्नाइडर कहता है कि आखिर ये कैसा स्पेल है जिसमें तुम पास को देख पा रहे हो। हारुतो उससे कहता है कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। स्नाइडर को लग रहा था कि वो उसे मारने वाला है। तभी वो इंजेक्शन से अपने अंदर कुछ इंजेक्ट कर लेता है और उसके बाद वो एक मॉन्स्टर में बदल चुका था। तभी हारुतो को चार्लेट का कॉल आता है। वो कहती है कि मैंने सेंस किया कि तुम कुछ कर रहे थे। हारुतो कहता है कि वो एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर से लड़ रहा है जिसे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपेरिमेंट करके ह्यूमन से मॉन्स्टर बना दिया। लेकिन चार्लेट को ये सुन के बुरा लगता है। वो उस ह्यूमन को बचाना चाहती थी, इसलिए हारुतो सोचता है कि चार्लेट के लिए मुझे इसे बचाना ही होगा। उसके बाद वो हारुतो पे अटैक करने लगता है। हारुतो शुरुआत में तो उसे डॉज कर रहा था, लेकिन फिर वो अपने बैरियर से अपना डिफेंस करता है, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था। उसके बाद हारुतो अपने बैरियर मैजिक से उसे पंच करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और वो मॉन्स्टर उसे अपने दोनों हाथों के बीच जकड़ लेता है। हारुतो उसके हाथ में बैरियर लगा के अपने आप को छुड़ा लेता है। वो मॉन्स्टर हिल नहीं पा रहा था। जब वो जोर लगाता है तो उसके दोनों हाथ कट जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसने अपने आप को रीजनरेट कर लिया था। पर तभी चार्लेट को रियलाइज होता है कि उसका साइज पहले से छोटा हो चुका है, जिससे हारुतो समझ जाता है कि अगर मैं इसे श्रिंक कर दूं तो ये पहले जैसा हो जाएगा। जिसके बाद वो काफी सारे ब्लेड समन करके उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। धीरे धीरे उसकी बॉडी कट रही थी और छोटी होती जा रही थी और अब वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद वो चार्लेट को गुड नाइट बोलता है और वो सोने चली जाती है। उसके बाद हारुतो स्नाइडर से अपनी अधूरी बात पूरी करने जाता है, लेकिन वो बेचारा डर के मारे वहाँ से निकल लेता है और अब उसके क्लोन की भी आंख खुल चुकी थी और वो सोचता है कि ये पार्टी सच में काफी ज्यादा मजेदार थी। पता नहीं क्यों, पर धीरे धीरे ये सब मुझे पसंद आ रहा है। वो रियल हारुतो से कहता है कि तुम्हें भी यही लगता है ना कि हमारी ये जिंदगी पुरानी वाली से काफी ज्यादा बेहतर है। हारुतो भी इस पे एग्री करता है कि जिन लोगों से हम मिले हैं वो सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगले दिन हम फ्ले और लीजा को देखते हैं जो कि कैपिटल में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे। तभी उन्हें वहाँ पे कुछ टर्की लड़के मिलते हैं। वो उन्हें इंफॉर्मेशन के बहाने एक सुनसान जगह पे लेके जाते हैं, लेकिन फ्ले वहाँ पे उन सभी की कुटाई करके इंफॉर्मेशन निकलवा लेती है। उसके बाद वो सभी लोग चार्लेट की एक और मीटिंग में पहुंचते हैं जहाँ वो सब कुछ बताने लगती है कि उन्होंने क्या क्या पता लगाया। चार्लेट कहती है कि यानी किंग और क्वीन में लड़ाई चल रही है और एरिस्टोक्रेट्स का भी सेम हाल है। उसे लगता है कि किंगडम खतरे में है, लेकिन लीजा को अभी भी यकीन नहीं होता और जॉनी उसे हारुतो की कल रात वाली लड़ाई के बारे में याद दिलाता है। जिसके बाद वो हारुतो की लड़ाई वाली वीडियो देखते हैं और कहने लगते हैं कि कितना ज्यादा अमेजिंग है। चार्लेट को लगता है कि स्नाइडर जरूर किसी इवल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगा। इसके बाद वो अकेडमी को इन्फिल्ट्रेट करने का प्लान बनाते हैं ताकि वो अंदर से सारी चीजों को एक्सपोज कर पाए, जिस बात पर सभी लोग एग्री करते हैं। वहीं हारुतो ये सारी चीजें देख रहा था और उसे यकीन नहीं होता कि जिस बारे में ये लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं वो बात सच है, क्योंकि प्रोफेसर ने भी उसे कल्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताया था। उसे लगता है कि इस सब के पीछे जरूर क्वीन का हाथ होगा और इसीलिए वो हर जगह पे नजर रखने लगता है ताकि चार्लेट अपनी इन्वेस्टिगेशन बिना किसी खतरे के पूरी कर पाए। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।